वहां जहां कोई उसकी राहें तकते हुए बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आज ऑडिशन देने आए कंटेस्टेंट्स की लाइन कल के मुकाबले कुछ कम थी। उसने आज शॉर्ट कुर्ता और जीन्स पहना हुआ था, बालों को पोनीटेल में बांध रखा था और पैरों में साधारण सी बेली। आज वो अपनी उम्र की लड़कियों जैसी लग रही थी, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा मासूम। जैसे ही वो वहां पहुंची, कुछ लोगों ने मुस्कुराकर हाय हेलो कहा। कल की मुलाकातों ने अजनबियों को थोड़ा बहुत परिचित बना दिया था। नाम भले ना याद हो, लेकिन चेहरे पहचान में आ ही जाते हैं। और अधीरा का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई एक बार देख ले तो भूलना मुश्किल। वो इधर उधर नजर दौड़ा ही रही थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। मुझे ढूंढ रही हो चंद्रमुखी? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। अजीब बात थी, आज अधीरा को गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसके चेहरे पर एक हल्की दिलकश मुस्कान खिल उठी। उसने बिना पलटे ही कहा, आदि। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि एक ही दिन में आदित्य आदि कब बन गया। आदित्य हंस पड़ा। उसने कहा, अरे बिना देखे ही पहचान लिया मुझे? अधीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने इतना बोलने वाला लड़का पहले कभी नहीं देखा। वो आसमान की तरफ देखने लगी, जहां सूरज बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, सेम, तुम्हारे जैसी बोरिंग लड़की से मेरा वास्ता भी कभी नहीं पड़ा। अधीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? वो बिल्कुल मासूम बनते हुए बोला, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? तभी गार्ड की आवाज आई, आप दोनों अंदर जाइए। आदित्य ने खुद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैं? हाँ आप और ये मैडम। अधीरा को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसका नंबर आ जाएगा। दोनों अंदर गए, लेकिन पहले अधीरा को बुलाया गया। कमरे में 3 जज बैठे थे और ये चेहरे उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं थे, बल्कि उसके अतीत का हिस्सा थे। प्रोफेशनल लाइफ में ये तीनों कभी उसके बेहद करीब रहे थे। एक समय था जब चारों ने साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। बस फर्क इतना था, अधीरा उनसे बहुत आगे निकल गई थी। फिर भी दोस्ती की वो डोर कहीं ना कहीं अब भी जुड़ी हुई थी। संजय, दीपक और रमन तीनों हमेशा की तरह किसी बात पर हंस रहे थे। अधीरा का दिल एक पल के लिए भर आया। मन किया दौड़ कर उन्हें गले लगा ले और जी भर कर रो ले, लेकिन अगले ही पल हकीकत ने उसे फिर से शांत कर दिया। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, उसने संयमित आवाज में जवाब दिया। रमन ने औपचारिक अंदाज में पूछा, आपका नाम? अधीरा ने कहा, रति राठौर। दीपक ने आगे कहा, तो आज क्या सुनाएंगी आप? वैसे अभी तक यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, सबने रोमांटिक गाने ही गाए हैं। हम कुछ अलग सुनना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो जोश भर दे, कुछ करने का जज्बा जगा दे। अधीरा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उससे ऐसा गाना गाने को कहा जाएगा। बाहर आदित्य फिंगर क्रॉस किए खड़ा था। उसे खुद से ज्यादा भरोसा अधीरा पर था, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि ये सब नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अधीरा ने धीरे से आंखें बंद की। कुछ यादें, कुछ जज्बात, कुछ अधूरी लड़ाइयां सब एक साथ उभर आए और फिर उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अधीरा ऐसा गाना गा सकती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, दर्द भी, आग भी और जीतने की जिद भी। तीनों जज बिना पलक झपकाए उसे देख और सुन रहे थे। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उसके अंदर के तूफान की आवाज थी। एक समय था जब ये चारों साथ गाया करते थे और आज वही आवाज फिर से उनके सामने थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा ताकतवर। वहीं दूसरी तरफ जंग की शुरुआत अब होने वाली थी, क्योंकि अमित और नैना जयपुर शहर में कदम रख चुके थे। मौसम का रुख भी जैसे बदल गया था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी, मानो आने वाले तूफान की आहट हो। उधर अभिमन्यु जानता था कि अधीरा ऑडिशन देने गई है। पूरा शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उसने चैनल ओपन किया, मोबाइल को डेस्क पर रखा और खुद को काम में व्यस्त दिखाने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार स्क्रीन की तरफ खिंच ही जाता था। तभी राज किसी इवेंट को लेकर डिस्कशन करने उसके कैबिन में आया, लेकिन अचानक ही उसके कानों में एक बेहद खूबसूरत आवाज पड़ी। अभिमन्यु के कानों में जैसे ही वो आवाज गूंजी, उसने झट से मोबाइल उठा लिया। राज उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया, लेकिन वो आवाज ही ऐसी थी जो किसी को भी ठहर कर सुनने पर मजबूर कर दे। इतनी खूबसूरत, इतनी दमदार और जोश से भरी हुई आवाज आज भारत की जनता अधीरा के जाने के बाद पहली बार सुन रही थी। उधर ऑडिशन हॉल में आदित्य सर पकड़कर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अधीरा यानी रति इतनी बेहतरीन सिंगर है। उसकी आंखें खुशी से नम हो गई थीं और होठों पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। तीनों जज संजय, दीपक और रमन उसकी आवाज सुनकर दंग रह गए थे। वो उस आवाज को पहचानते थे, बहुत अच्छे से पहचानते थे, लेकिन जो चेहरा उनके सामने था वो अधीरा का नहीं, किसी और का था। यही उलझन उन्हें अंदर तक हिला रही थी। उसकी आवाज ने उन्हें जैसे अतीत में खींच लिया था, जहां वो चारों साथ हुआ करते थे। उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने उन्हें अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया और फिर जैसे किसी जादू के असर में तीनों जज भी उसके साथ गुनगुनाने लगे। लाइव परफॉर्मेंस में ऐसा नजारा भारत की जनता पहली बार देख रही थी, लेकिन वहां मौजूद ये चारों बस अपने बीते हुए लम्हों को फिर से जी रहे थे। इधर स्क्रीन के उस पार अभिमन्यु की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वो खुश था, बेहद खुश, उसकी सफलता पर, उसकी वापसी पर। हाँ, नाराज भी था, दिल में दर्द भी था, लेकिन क्या करे, दिल से मजबूर था वो चाहकर भी अपनी जिंदगी में उसकी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता था। गाना खत्म होते ही हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संजय, रमन और दीपक तीनों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। आवाज बहुत जानी पहचानी लगी थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह अजनबी। एक पल के लिए दिल ने कहा ये वही है, लेकिन अगले ही पल दिमाग ने उस एहसास को झटक दिया। अधीरा अब इस दुनिया में नहीं थी।
संजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रति, आपकी आवाज बहुत सधी हुई और बेहद खूबसूरत है। आपकी ये मीठी सुरीली आवाज करोड़ों दिलों पर राज करने वाली स्वर्गीय अधीरा मलिक से काफी हद तक मिलती है। वो थोड़ा रुका, फिर प्रोफेशनल अंदाज में बोला, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। अधीरा को अपने ही नाम के आगे स्वर्गीय सुनकर एक अजीब सी टीस हुई, जैसे किसी ने उसकी पहचान ही उससे छीन ली हो। तभी रमन ने कहा, हाँ, अब जल्दी मुंबई आने की तैयारी करो। अधीरा हैरानी से बोली, मुंबई? दीपक मुस्कुराया, हाँ मुंबई, सपनों की नगरी, और अब शायद तुम्हारी मंजिल भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1-2 महीने का इंतजार करना होगा। अधीरा ने हल्के से सिर हिलाया, सबको धन्यवाद कहा और बाहर निकल गई। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि एक अनकही चिंता साफ झलक रही थी। वो जानती थी, अगर उसका सिलेक्शन हुआ तो उसे मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन मिष्टी? इन्हीं उलझनों में खोई वो बाहर आई ही थी कि अचानक आदित्य ने उसे गले लगा लिया। टीवी पर सब कुछ लाइव चल रहा था और अधीरा अपनी ही सोच में गुम थी। अचानक हुए इस स्पर्श से वो हल्का सा घबरा गई। आदित्य ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, आई एम हैप्पी फॉर यू चंद्रमुखी। अधीरा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, थैंक्स आदि, लेकिन अब तो तुम मेरा नाम जान गए हो, चंद्रमुखी कहना छोड़ दो, अजीब लगता है। आदित्य तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, तुम सबके लिए रति हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा चंद्रमुखी ही रहोगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। आदित्य ने कहा, चलो अब मैं अंदर जाता हूँ, मेरा नंबर है और तुम कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो बिना जवाब का इंतजार किए अंदर चला गया। अधीरा कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। वो चाहती तो जा सकती थी, नई नौकरी की तलाश भी कर सकती थी, कुछ जगहों पर उसने बात भी की थी, लेकिन आदित्य ने जिस भरोसे के साथ उससे इंतजार करने को कहा था, वो मना नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर ही नहीं पाती थी। वो चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गई और सामने लगे टीवी पर नजर टिक गई। तभी उसे एहसास हुआ ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उधर अभिमन्यु की नजर अब भी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। जब उसने आदित्य और अधीरा की नजदीकी देखी तो उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठी। पहली नजर में उसका पसंद आ जाना एक इत्तेफाक था, लेकिन जब वही पसंद उसकी आदत बन गई तो वो इत्तेफाक कब इश्क में बदल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। राज ने उसे इस हालत में देखा तो बिना कुछ कहे उसके कैबिन से निकल गया। अपने कैबिन में जाकर उसने टीवी ऑन किया। वहीं शो चल रहा था जिसमें अधीरा यानी रति गा रही थी। वो जानता था कि वो अच्छा गाती है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो सिंगर बनना चाहती है। उसे अच्छा लगा, कम से कम अब उसकी जिंदगी में कोई मकसद तो था। इधर आदित्य अंदर पहुंचा। कॉन्फिडेंस तो उसमें कूट कूट कर भरा था। दीपक ने उसके पेपर्स देखते हुए कहा, तो आप है आदित्य सिंघानिया, आपको पता है हमने आपको क्यों बुलाया है? आदित्य अपनी दिलकश मुस्कान के साथ बोला, जी, गाने का ऑडिशन चल रहा है तो जाहिर है आप लोग गाना ही सुनेंगे। संजय ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। रमन ने इशारा किया और सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। दीपक बोला, ये कल शाम का वीडियो है जिसे आपने सोशल साइट पर अपलोड किया था। आदित्य के चेहरे पर चमक आ गई। अरे, ये तो मैं और चंद्रमुखी, तीनों जज एक साथ चौंक पड़े। व्हाट? आदित्य तुरंत संभलते हुए बोला, आई मीन रति। वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन आप मुझे ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? उसके सवाल में हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि वो यहाँ ऑडिशन देने आया था और यहाँ उसे उसके और रति के वीडियोस दिखाए जा रहे थे। संजय ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो चुकी है और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं 1 मिलियन व्यूज पार कर चुकी है। आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सच में? दीपक हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारी आवाज तो हम सुन ही चुके थे, लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसकी आवाज हमें कुछ अलग लगी, इसलिए हम उसे ध्यान से सुनना चाहते थे। आदित्य ने तीनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश की। तो सर, मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसकी आवाज में उम्मीद साफ झलक रही थी। रमन ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, सोचना क्या है? आदित्य थोड़ा घबरा गया। मतलब? संजय ने सीधा जवाब देने के बजाय कहा, बस इंतजार करो। इतना सुनते ही आदित्य का चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उधर बाहर रिसेप्शन एरिया में बैठी अधीरा भी सब कुछ स्क्रीन पर देख रही थी। आदित्य के चेहरे की मायूसी देखकर उसे सच में बुरा लगा। वो हुनर पहचानती थी और जानती थी कि वो डिजर्व करता है। तभी दीपक हंस पड़ा, तुम दोनों इसे इतना क्यों डरा रहे हो? फिर आदित्य की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है और तुम्हें भी अपने सिंगिंग पार्टनर की तरह 2 महीने इंतजार करना होगा। एक पल में आदित्य के चेहरे की उदासी गायब हो गई और उसकी जगह चमकती हुई मुस्कान ने ले ली। संजय ने आगे कहा, वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारी और रति की जोड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचाएगी। तुम दोनों तो अभी से ही स्टार बन चुके हो। कहा, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, बुलाओ उसे। आदित्य जल्दी से बाहर गया और इशारे से अधीरा को अंदर बुलाया। दीपक ने दोनों को सामने बैठाते हुए कहा, आइए रति, आप दोनों को एक साथ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हम जल्द ही अपना नया एल्बम लॉन्च करने वाले हैं और सबसे खास बात, उस एल्बम में आपकी दोनों की आवाज होगी। वो मुस्कुराते हुए आगे बोला, इसे आप अपने करियर का डेब्यू समझ लीजिए। आपकी आवाज में एक अलग ही रूहानियत है जो सीधे दिल को छू जाती है। रमन ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे तुम दोनों इतने गुड लुकिंग हो, एक्टिंग में किस्मत क्यों नहीं आजमाते? आदित्य और अधीरा एक साथ बोले, नो सर, हमारे लिए गाना ही बेहतर है। संजय हंस पड़ा, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन सच में तुम दोनों की ट्यूनिंग कमाल की है। अब तुम दोनों जा सकते हो। दोनों बाहर आ गए। आदित्य तो खुशी से जैसे उछल रहा था, लेकिन अधीरा पहले की तरह ही शांत थी।
आदित्य ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी कोई खुश नहीं होता क्या? अधीरा ने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस आगे के बारे में सोच रही हूँ। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अधीरा कुछ पल चुप रही। वो अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आदित्य में उसे एक सच्चा दोस्त नजर आने लगा था। वो झिझकते हुए बोली, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। आदित्य थोड़ा चौंकते हुए बोला, तुम्हें इस उम्र में जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? अधीरा ने नजरें झुका ली। उसने कहा, अभी नहीं बता सकती, अगर तुम्हें कहीं कुछ पता चले तो बता देना। आदित्य ने तुरंत अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया, यहाँ जाकर बात कर लो, शायद कुछ बन जाए। अधीरा ने ज्यादा सोचे बिना कार्ड ले लिया। समय कम था, इसलिए वो तुरंत ऑटो लेकर उस पते की तरफ निकल गई। उसके जाते ही आदित्य ने किसी को कॉल लगाया। भाई, उधर से आवाज आई, आदि घर आजा, बेवजह क्यों भाग रहा है? आदित्य हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, कहाँ भाग रहा हूँ भाई, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ। वैसे आपसे एक काम था। उधर से आवाज आई, हाँ बोल। आदित्य ने कहा, भाई मेरी एक दोस्त है, उसे जॉब की बहुत जरूरत है, अगर हो सके तो देख लेना। उसकी आवाज में इस बार एक अलग ही अपनापन था, जैसे वो अब सिर्फ अपनी नहीं किसी और की भी चिंता करने लगा हो। उधर से आवाज आई, मुंबई? आदित्य ने कहा, नहीं, जयपुर में हमारा जो ब्रांच है वहीं उसके लिए कुछ देख लेना। उधर से आवाज आई, रति है वो लड़की, है ना, टीवी पर देखा था। कुछ पल के लिए उधर खामोशी छा गई, फिर धीमी आवाज आई, आदि तू सब जानता है ना? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, सब जानता हूँ भाई, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उसे जरूरत है, इसलिए आपको फोन किया। उधर से एक गहरी सांस की आवाज आई, लौटा आदि, कम से कम हम तुझे देख तो सके, फिर पता नहीं। आगे के शब्द जैसे गले में ही अटक गए। आदित्य की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। उसने कहा, हकीकत स्वीकार लो भाई, मैं बस अभी आना नहीं चाहता, जो भी वक्त मेरे पास है उसे जी भरकर जीना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा हल्कापन था। उसने आगे कहा, नहीं तो ऊपर जाकर भगवान को क्या बताऊंगा कि मैंने इस धरती पर क्या देखा, उन्हें भी तो थोड़ा अफसोस होना चाहिए। उधर से आवाज आई, तू कभी नहीं सुधरेगा। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तक हूँ ऐसा ही रहना चाहता हूँ, वैसे भी जल्द ही मुंबई आने वाला हूँ। उधर से आवाज आई, सच में? आदित्य ने कहा, हाँ, आज ही ऑडिशन देने आया था, सिलेक्शन हो गया। उधर से हल्की सी खुशी झलक उठी। उसने कहा, वो तो हमने देख लिया था, होना ही था, अब मुंबई हमारे पास आएगा ना, सब तुझे बहुत याद करते हैं। फिर आवाज भारी हो गई, क्या हम तेरे अपने नहीं हैं, जो तू इस हालत में अकेला घूम रहा है? अगर कुछ हो गया तो? आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा, क्या होगा भाई, अब भी कुछ होना बाकी है क्या? कुछ पल रुककर वो बोला, जब से होश संभाला पापा ने जैसा कहा वैसा करता गया, लेकिन अब जब समय ही नहीं है मेरे पास, तो जो भी पल बचे हैं उन्हें अपने लिए जीना चाहता हूँ। फिर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, और प्लीज रति वहां आएगी तो ब्रांच मैनेजर से बात कर लेना। उधर से तुरंत जवाब आया, पहली बार मेरे भाई ने कुछ मांगा है, निराश नहीं करूंगा। आदित्य ने कहा, थैंक यू भाई, और कॉल कट हो गया। जिससे आदित्य बात कर रहा था वो था अयान सिंघानिया, उसका बड़ा भाई। पूरा परिवार मुंबई में रहता था। रणदीप सिंघानिया भारत के टॉप बिजनेसमैन में से एक नाम। धन दौलत शोहरत किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। पत्नी रुक्मणी एक समझदार और सुलझी हुई जीवन संगिनी, 2 होनहार बेटे और आराधना जैसी समझदार बहू, सब कुछ था। फिर भी इन दिनों उस घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी पसरी रहती थी। कारण भी उतना ही बड़ा था। आदित्य सिंघानिया, उनका छोटा बेटा, करीब 3 महीने पहले पता चला था उसे ब्लड कैंसर है। जिंदगी के बस कुछ दिन या कहो कुछ महीने, शायद 1 साल भी नहीं। जिस पिता को यह पता हो कि उसका बेटा बस कुछ दिनों का मेहमान है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और माँ, उसकी हालत तो और भी बुरी थी। आदित्य ने अपनी हायर स्टडी लंदन से पूरी की थी। 2 साल पहले ही उसने अपने भाई के साथ सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन किया था। शुरू से ही तेज दिमाग और उसी समझदारी से उसने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इन 2 सालों में सिंघानिया ग्रुप का विस्तार काफी बढ़ गया था। रणदीप खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानते थे, लेकिन एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। ब्लड कैंसर। एक हंसता खेलता परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। वैसे भी जिंदगी कब किसी के हिसाब से चलती है। अब जो भी वक्त उसके पास था वो उसे जी लेना चाहता था, समेट लेना चाहता था। वो अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसकी हर ख्वाहिश उसे बस अब पूरी करनी थी। ऑडिशन में सिलेक्शन होना या ना होना अब उसके लिए उतना मायने नहीं रखता था, जब उस शोहरत को जीने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। सच में अजीब रंग दिखाती है ये जिंदगी। उधर अधीरा एक 4 मंजिला इमारत के सामने खड़ी थी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था सिंघानिया ग्रुप। उसने हल्का सा घबराते हुए अंदर कदम रखा। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपना नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसे टॉप फ्लोर पर भेज दिया। टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक ही कैबिन था। अधीरा के कदम अपने आप धीमे हो गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर कोई सलीकेदार, क्लासी, प्रोफेशनल। उसने खुद पर एक नजर डाली। साधारण सा कुर्ता, जीन्स। एक पल के लिए उसे खुद पर ही संकोच होने लगा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कान्हा को याद किया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कम इन। सामने एक शख्स बैठा था। इस कंपनी का मैनेजर, नाम था हिमांशु। साधारण सी शक्ल सूरत, लेकिन चेहरे पर एक आत्मीय मुस्कान थी।
उसने अधीरा की तरफ देखा और एक पल के लिए जैसे खुद ही उसे देखता रह गया। वो हल्का सा संभलते हुए बोला, तो मिस रति राठौर। उसने कुछ औपचारिक सवाल पूछे जिनका अधीरा ने बहुत ही सहजता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसकी बात करने का अंदाज, उसकी शालीनता और आत्मविश्वास सब कुछ अलग ही छाप छोड़ रहे थे। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, रति राठौर, आप बहुत लकी हैं। आपको देने के लिए हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है। मिस दिशा आपके साथ रहेंगी। वो थोड़ा आगे झुककर समझाने लगा, दरअसल मुंबई से एक खास कपल आया हुआ है। कल से उनकी शादी की रस्में शुरू होंगी। आज आप दिशा के साथ वेन्यू देख लीजिए, क्या क्या अरेंज करना है, कुछ आइडिया ले लीजिए, फिर कल सुबह से काम शुरू कर दीजिए। एक पल रुककर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हमारी कंपनी इंडिया की बेस्ट इवेंट प्लानर कंपनियों में से एक है और वेडिंग प्लानिंग में हमारी खास पहचान है। आई होप आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगी और हमारे क्लाइंट को शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। अधीरा ने सिर हिलाया, जी सर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसे इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु एक बार फिर अधीरा को खुद से दूर जाता हुआ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। तभी आयशा उसके कैबिन में आई। उसने कहा, अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, आयशा जानती थी कि वो उससे नाराज है, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अमित कपूर और उसकी दुल्हन का आउटफिट तैयार है ना? अभिमन्यु ने सपाट लहजे में जवाब दिया, तैयार हो चुका है, एक बार जाकर रीचेक कर लो। आयशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुमने ये काम खुद क्यों लिया? मतलब ये जानते हुए भी कि वो कौन है और तुम्हारी उससे बिल्कुल नहीं बनती। इस बार अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल होता। उसका सीधा और ठंडा जवाब आयशा को चुभ गया। आयशा ने धीमे से कहा, अभी मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी नजर में मैं गलत हूँ, लेकिन सच बताऊं, तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। अभिमन्यु ने भौहें सिकोड़ ली। उसने कहा, ये जानते हुए भी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आयशा उसकी बात अनसुनी करते हुए बोली, तुम्हारे दिल में जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसे तुम अभी प्यार समझ रहे हो वो सिर्फ आकर्षण है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रति खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। शायद इसी वजह से तुम उसकी तरफ खिंच गए हो, और मत भूलो वो तुम्हारे भाई की पत्नी थी। अभिमन्यु की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने कहा, मैंने हमेशा एक ही लड़की से प्यार किया है और आज भी करता हूँ। आयशा तुरंत बोली, तो फिर रति के लिए तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अभिमन्यु कुछ कहने ही वाला था क्योंकि वो लड़की, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। खैर छोड़ो, किसे समझा रहा हूँ। उसने दांत भींच लिए। आयशा ने फिर पुकारा, अभिमन्यु। अभिमन्यु की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। उसने कहा, आयशा प्लीज जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके रति को झुका पाओगी या उसकी आंखों में आंसू ला पाओगी? वो थोड़ा झुक कर बोला, लेकिन याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे रुलाने के चक्कर में तुम्हें खुद खून के आंसू रोने पड़े। उसके पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, ना माँ बाप ना पति। आयशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, लेकिन अब तुम्हारा परिवार तो उसके साथ है। अभिमन्यु हल्का सा हंसा, फिर बोला, रिश्ते बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तुम भी तो बदल गई। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो जतिन की पत्नी है, तुम्हारे दिल में उसके लिए जलन और नफरत आ गई, जबकि जतिन अब इस दुनिया में है ही नहीं। आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। अभिमन्यु ने कहा, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल गया। उसे आयशा की मौजूदगी अब घुटन देने लगी थी। कहते हैं उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी में अगर किसी मंजिल से मोहब्बत हो, चाहे वो कोई सपना हो, कोई काम हो या कोई इंसान, तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रास्ते में कितने भी उतार चढ़ाव आए, मन डगमगाए, लेकिन जो डटा रहता है उसे एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। अधीरा, आदित्य और अभिमन्यु तीनों की जिंदगी अब इसी उम्मीद के सहारे चल रही थी। दूसरी तरफ अमित और नैना का परिवार जयपुर पहुंच चुका था। जहां उनकी शादी होनी थी वो एक बेहद खूबसूरत महल था, शानदार, भव्य और रॉयल। अमितेश मलिक और संजना मलिक भी जयपुर आ चुके थे, लेकिन इस बात से सभी अनजान थे कि जिस कंपनी को उन्होंने वेडिंग प्लानर के तौर पर हायर किया है, उसी कंपनी की तरफ से अधीरा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने वाली थी, और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। हिमांशु ने अयान के कहने पर अधीरा को जॉब पर तो रख लिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी काबिलियत खुद परखना चाहता था। आखिर इस फील्ड में उसकी पकड़ कितनी है। तभी दिशा भी आ गई। वो उम्र में रति से थोड़ी बड़ी थी और अपने काम में एक्सपीरियंस झलकता था। उसने बिना वक्त गवाए अधीरा के सामने एक प्लेन कागज और पेंसिल रखते हुए कहा, रति, हम चाहते हैं कि शादी का मंडप बहुत यूनिक हो, साथ ही खूबसूरत भी। तो आपके हिसाब से हमें किस तरह का मंडप बनाना चाहिए? अधीरा ने धीरे से कागज और पेंसिल उठाई। उसके लिए ये काम भले नया था, लेकिन स्केचिंग में उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, और अभिमन्यु के साथ काम करने के बाद तो उसमें और भी निखार आ गया था। कुछ पल तक वो खाली कागज को देखती रही। उसके मन में जैसे कई अधूरी ख्वाहिशें, कई दबे हुए सपने उमड़ने लगे। ऐसे सपने जो शायद कभी पूरे नहीं हो पाए या जिन्हें पूरा करने की कोशिश ही किसी ने नहीं की। आज वही ख्वाहिशें उसके हाथों के जरिए उस कोरे कागज पर उतरने लगी। धीरे धीरे एक खूबसूरत मंडप आकार लेने लगा। जब स्केच पूरा हुआ तो खुद अधीरा भी उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कभी अपने लिए सोचा था, क्योंकि उसकी अपनी शादी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, बस एक साइन, और उसी के साथ उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी।
दिशा ने जब स्केच देखा तो उसकी आंखों में भी तारीफ साफ झलक रही थी। वहीं हिमांशु ने जैसे ही वो डिजाइन हाथ में लिया, उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि अयान सर ने अधीरा को यूं ही नहीं चुना, वो सच में इस काम के लिए सही है। वो स्केच को देखते हुए बोला, वेरी इंप्रेसिव। फिर अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, ऐसा करो अभी तुम लंच कर लो और शाम 6 बजे दिशा के साथ जाकर वेन्यू एक बार देख लो। वो आगे समझाने लगा, कल मेहंदी, परसों हल्दी और शाम को संगीत फंक्शन होगा और ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें हैंडल करना है। पूरी टीम तुम्हारे साथ होगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, वैसे भी तुम्हारे डिजाइन्स हमें बहुत पसंद आए हैं। आई होप हमारे क्लाइंट को भी हमारा काम उतना ही पसंद आए। अधीरा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने कहा, सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और थैंक यू वेरी मच। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि हिमांशु ने उसे रोक लिया। उसने कहा, एक मिनट, तुम और दिशा दोनों को 2 दिन उसी महल में रहना होगा। अधीरा ठिठक गई। इसी बीच हिमांशु ने दिशा की तरफ मुड़कर थोड़ा सख्त लहजे में कहा, केटरिंग सर्विस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिशा, ये काम मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें इसकी पूरी जानकारी है, फिर तुमने ये हिमानी को क्यों दे दिया? दिशा ने सफाई देते हुए कहा, सर हिमानी ने सब संभाल लिया है। हिमांशु ने सिर हिलाया। उसने कहा, वो अभी नहीं है, तुम्हारा वहां होना जरूरी था। खैर अब जो है सो है, आज ही तुम दोनों अपना बैग पैक करो और वहां शिफ्ट हो जाओ। अधीरा थोड़ा चौंकते हुए बोली, सर आज ही? हिमांशु ने सीधे पूछा, कोई दिक्कत है? अधीरा ने तुरंत अपनी परेशानी छुपा ली। उसने कहा, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिमांशु ने कहा, गुड, तुम घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, कैब तुम्हें पिक करने आ जाएगी, अपना एड्रेस यहाँ लिख दो। अधीरा ने बिना ज्यादा सोचे फिलहाल अभिमन्यु के घर का एड्रेस लिख दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, कल दिवाली है और दिवाली के दिन कौन सी शादी होती है? थोड़ी झिझक के साथ उसने कहा, सर दिवाली के दिन तो हमारे यहाँ शादी नहीं होती। हिमांशु जो काम में इतना डूबा रहता था कि ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं जाता, उसकी बात सुनते ही ठिठक गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, शिट, इतनी बड़ी गलती। फिर तुरंत बोला, राइट, कल अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा, इन दोनों दिनों में शादी नहीं होती। अधीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, इन दिनों तो बिल्कुल नहीं होती, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। अब हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो तुरंत थोड़ा दूर जाकर अमित को कॉल लगाया। 2 ही रिंग में कॉल उठ गया। उधर से अमित ने कहा, हेलो। हिमांशु ने कहा, सर मैं हिमांशु बोल रहा हूँ, सिंघानिया ग्रुप से। अमित आराम से बोला, हाँ हिमांशु, मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। दरअसल शादी की तारीख आगे बढ़ गई है, टाइम नहीं मिला, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। हिमांशु एक पल के लिए चुप रह गया। उसका ये लापरवाह रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सर कम से कम आपको हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। अमित ने लापरवाही से कहा, अभी कहा तो था, भूल गया था। वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है, तुम्हें भी एक बार पूछ लेना चाहिए था। कहीं देखा है दिवाली के दिन किसी की शादी होती है? हिमांशु का मन हुआ कि अपने ही बाल नोच ले। उसने मन में कहा, अगर मैं फोन नहीं करता तो क्या ये बताता भी, और अब उल्टा मुझे ही कॉमन सेंस सिखा रहा है। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन वो जानता था एक गलत रिएक्शन पूरा प्रोजेक्ट बिगाड़ सकता है, इसलिए उसने सारी भड़ास मन में ही दबा ली। वो धीरे से बोला, तो सर शादी कब है? अमित ने सहजता से जवाब दिया, 11 नवंबर। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं एक रिसोर्ट में रुका हूँ, परसों मेरी होने वाली वाइफ का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी पूरी अरेंजमेंट संभाले, सब कुछ बहुत खास होना चाहिए। हिमांशु ने गहरी सांस लिया, फिर बोला, ओके सर। असल में अमित कपूर को कभी भी दुनियादारी या रस्म रिवाजों से कोई खास मतलब नहीं रहा था। वो तो बस नैना की खुशी के लिए ये शादी कर रहा था। नैना के माता पिता अमेरिका में रहते थे, लेकिन दिल से पूरी तरह भारतीय थे। 2 दिन पहले जब नैना ने उन्हें शादी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही तारीख सुनी दोनों के होश उड़ गए। ना पंडित ना मुहूर्त, बस अपनी मर्जी से सब तय कर लिया था। फिर वो दिनेश कपूर से मिले, पंडित जी से बात हुई और आखिरकार 11 नवंबर की तारीख तय हुई। अमित का अपने पिता से रिश्ता पहले ही कमजोर था और वो तो पूरी तरह इस शादी के खिलाफ थे। अभी अधीरा को गए कुछ महीने भी नहीं हुए और ये दूसरी शादी। अमितेश, जो दिनेश का दोस्त था, अंदर ही अंदर टूट रहा था। आखिर अधीरा उसकी बेटी थी, लेकिन दिनेश भी क्या करता, जब अपना ही बेटा गलत राह पर निकल जाए तो शब्द भी बेबस हो जाते हैं। अब तो उन्हें भी अधीरा की मौत के पीछे कुछ साजिश की बू आने लगी थी। उधर हिमांशु ने फोन काटते ही गुस्से में मोबाइल काउच पर फेंक दिया। दिशा ने उसे पहली बार इस तरह बेकाबू होते देखा था। उसने कहा, क्या हुआ सर? हिमांशु झुंझलाते हुए बोला, यार मैंने बहुत कमीने क्लाइंट देखे हैं, लेकिन ये तो उनसे भी ऊपर निकला। उसकी शादी की डेट 11 नवंबर हो गई और उसे हमें बताना जरूरी नहीं लगा, और हम यहाँ बैठकर उसकी शादी प्लान कर रहे हैं। दिशा ने तुरंत कहा, सर तो उन्हें हमें हर्जाना देना चाहिए, उनके कारण हमने इतने इवेंट्स कैंसिल किए हैं। वो बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हिमांशु का फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम था, अमित। हिमांशु ने कॉल उठाया तो अमित की आवाज आई, तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। परसों अपनी टीम के साथ मेरे भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच जाना, शाम को पार्टी है, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, गॉट इट? हिमांशु कुछ पल चुप रहा, फिर उसने ओके सर कहकर कॉल काट दिया। दिशा ने पूछा, सर उसी का फोन था? हिमांशु ने थके हुए लहजे में कहा, 10 लाख ट्रांसफर किए हैं।
परसों उसकी होने वाली वाइफ का बर्थडे है, वहीं जाना है। अधीरा वहीं खड़ी थी, वो सब कुछ देख सुन रही थी। हिमांशु के चेहरे की झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी और उसे भी उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था। हिमांशु ने थोड़ा संभलते हुए कहा, एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी के लिए लीव मी अलोन। कमरे में हल्का सा सन्नाटा छा गया। इस फील्ड में उसने कई तरह के क्लाइंट देखे थे, लेकिन ऐसा अजीब गैर जिम्मेदार क्लाइंट शायद पहली बार मिला था। वो चाहता तो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकता था, लेकिन उसकी आदत थी, जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता। वहीं अधीरा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल आई, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सुकून था। कम से कम उसे नौकरी तो मिल रही, और ये सब आदित्य की वजह से हुआ था। अधीरा ने तुरंत आदित्य को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन अगले ही पल ठिठक गई। उसके पास तो उसका नंबर ही नहीं था। तभी फोन पर 2 मैसेज आए, एक रिजॉर्ट का एड्रेस जहां उसे परसों जाना था, और दूसरा उसके अकाउंट में 60,000 रुपए ट्रांसफर होने का। मैसेज देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, उफ, थैंक यू कान्हा जी, जानती हूँ मैं आपकी फेवरेट हूँ। फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कहा, और ये भी जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ जो परेशान है, और भी लोग हैं। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तभी तो हर कदम पर आप मेरा इम्तिहान लेते हैं। रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक भरोसा भी रहता है, आप है ना। फिर उसने हल्की सी नटखट शिकायत की, लेकिन मेरी जिंदगी को इतना स्पाइसी बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लगता है जैसे एक साथ 2 जिंदगी जी रही हूँ। वो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि तभी फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव किया और आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस चंद्रमुखी। आवाज सुनते ही अधीरा चौंक गई। उसने कहा, आदि, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आदित्य हंसते हुए बोला, तुमसे। अधीरा ने हैरानी से पूछा, मैंने कब दिया? तुमने नहीं दिया, मैंने ले लिया। वो शरारती अंदाज में बोला, और ये क्या, पुलिस की तरह पूछताछ कर रही हो? मिल गया नंबर, बस इतनी डिटेल में नहीं बताने वाला। अधीरा मुस्कुरा दी। उसने कहा, थैंक यू। आदित्य तुरंत बोला, अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी चाहिए मुझे। अधीरा ने आंखें बड़ी कर ली। उसने कहा, पार्टी? आदित्य हंसते हुए बोला, यार तुम कितनी कंजूस हो, नौकरी भी मिल गई और पार्टी देने में नखरे। अधीरा ने हार मान ली। उसने कहा, ओके डन, लेकिन परसों ऑफिस के काम से सुबह निकलना होगा, तो उस दिन पॉसिबल नहीं होगा। आदित्य बोला, मैं तो हमेशा फ्री हूँ, तुम बस टाइम और जगह बता देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। कुछ देर बाद वो घर के लिए निकल गई। बहुत दिनों बाद उसके हाथ में पैसे आए थे, तो वो सीधे मार्केट चली गई। मिष्टी के लिए कुछ प्यारे खिलौने खरीदे और नौकरी लगने की खुशी में मिठाई भी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु का मन आज ऑफिस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। सुबह उसने अधीरा को नजरअंदाज किया था, और ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो उसकी बातों से आहत भी था। उसने मन में कहा, वो कैसे कह सकती है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? उसने गलत इंसान से प्यार किया, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों दे रही है? उसने आंखें बंद की। जानता हूँ वो झूठ बोल रही है। तभी कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने खुद को फाइल में उलझाते हुए कहा, कम इन। अंदर रेहान आया। अभिमन्यु ने हल्की नाराजगी से कहा, तुम्हें कब से मेरे कैबिन में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ गई? रेहान मुस्कुराया। उसने कहा, भाई अब तो इस कंपनी का क्रिएटिव टीम हेड है, थोड़ी इज्जत तो दिखानी पड़ेगी ना। फिर अचानक बोला, वैसे तुझे पता है अमित कपूर जयपुर आया हुआ है? अभिमन्यु ने बिना खास रुचि के जवाब दिया, 11 नवंबर को उसकी शादी है। उसे ये जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। रेहान चौंकते हुए पूछा, तो फिर अभी जयपुर में क्या कर रहा है? तभी आयशा कैबिन में आई। उसने कहा, वो तो हमें भी नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने टेबल पर एक कार्ड रखते हुए आगे कहा, लेकिन ये लो इनविटेशन। अभिमन्यु खामोश रहा। वो खुद भी जानना चाहता था कि आखिर अमित की चाल क्या है। रेहान ने कार्ड उठाया। उसने कहा, ओह, उसकी वुड बी वाइफ का बर्थडे है, वेरी इंटरेस्टिंग। आयशा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, बास्टर्ड, ये कैसे कर सकता है? इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? वो झुंझलाते हुए आगे बोली, अभी उसकी वाइफ को गुजरे कुछ महीने ही हुए हैं, और ये सब। वो बेचैनी में इधर उधर टहलने लगी। अभिमन्यु ने ठंडे स्वर में कहा, प्यार होता तो इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। साफ है उसके दिल में अधीरा के लिए कोई प्यार था ही नहीं। रेहान ने सिर हिलाया। उसने कहा, यार इस बार आयशा की बात सही लग रही है। आयशा असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, कौन सी बात? रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए धीमे लेकिन गंभीर लहजे में कहा, अधीरा का मर्डर हुआ है, और अब तो मुझे भी अमित पर ही शक हो रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वहीं अभिमन्यु सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर बैठा था। सच तो ये था कि अमित ने मर्डर किया था, लेकिन अधीरा का नहीं, उसकी भाभी का। रेहान ने माहौल को तोड़ते हुए कहा, क्या कहता है, हम भी चले वहां? तभी राज कैबिन में दाखिल हुआ। उसने कहा, सोचना क्या है, चलकर देखते हैं आखिर वो किस इरादे से यहाँ आया है। तीनों की नजरें अब अभिमन्यु पर टिक गईं। वो जानते थे अभिमन्यु अधीरा से बेहद प्यार करता था, भले ही एक तरफा सही, लेकिन सच्चा था। और वो ये भी जानते थे कि अमित की हरकतें कभी साफ नहीं रहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के मलिक हाउस में एक अलग ही माहौल था। अनुष्का पेट पकड़कर हंस रही थी। संजना मलिक भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। शुरू में अमितेश जी उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। और वजह भी कुछ ऐसी ही थी। शादी की रस्में कल से शुरू होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर नैना के माता पिता ने तारीख बदल दी। अमित और नैना की बैल बुद्धि पर सबको हंसी आ रही थी। वैसे भी अनुष्का को उस शादी से कोई खास मतलब नहीं था,
तो अमावस्या हो या कार्तिक, उसे क्या फर्क पड़ना था। लेकिन हाल ही में मीडिया में जो खबरें आई थीं, उन्हीं को याद करके उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। बहुत दिनों बाद मलिक हाउस में फिर से हंसी गूंज रही थी, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अनुष्का को हंसते देख अमितेश जी भी मुस्कुरा पड़े। आखिरकार संजना जी बोल पड़ी, अब आप दोनों शांत भी हो जाइए। अनुष्का ने अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ हंसने दो ना, आज कितने दिनों बाद तो हम। वह अचानक कुछ सोचकर चुप हो गई। अमितेश जी बस हल्के से मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। अनुष्का नहीं चाहती थी कि उसकी माँ फिर से अधीरा को याद करके दुखी हो जाए। संजना भी ये बात समझ चुकी थी। अब जिंदगी के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वे अब किट्टी पार्टियों में नहीं जाती थीं, खाली समय में बागवानी करती या खुद को किताबों में व्यस्त रखती। और हाँ, कभी कभी आजकल वे अमितेश जी के साथ ऑफिस भी चली जाया करती थीं। एक समय था जब वे भी अनुष्का की तरह एक महत्वाकांक्षी बिजनेस वुमन थी, लेकिन बच्चों के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था। अनुष्का बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह थी। अमितेश ने पूछा, वैसे अनुष्का, ये बात मीडिया में आई कैसे? अनुष्का ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, क्या पापा, आपको भी पता है मीडिया को बस मसाला चाहिए होता है, तो नैना की मॉम ने दे दिया। संजना बोली, उन्हें क्या पता था कि मीडिया वाले उनकी बातों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। उस वक्त अमित भी तो नहीं था। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, नैना तो थी, उसे क्या पता था कि उसकी ही मॉम उसका बैंड बजा देंगी। दरअसल हुआ ये था कि नैना अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी। उसी मॉल में एक इवेंट चल रहा था, जिसके चलते कई चैनलों के रिपोर्टर और कैमरामैन वहां मौजूद थे। कुछ जाने माने चेहरे भी थे, जिनसे उन्हें अच्छी खासी बाइट मिल सकती थी। तभी एक रिपोर्टर की नजर नैना पर पड़ी, जो अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही थी। वो तुरंत कैमरामैन के साथ उनके पास पहुंच गया। हेलो नैना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नैना अचानक रिपोर्टर को देखकर थोड़ी घबरा गई। वो धीरे से बोली, थैंक यू। रिपोर्टर ने पूछा, नैना जी, क्या आप यहाँ शादी की शॉपिंग करने आई है? नैना ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, शादी की शॉपिंग हो चुकी है। वो वहां से जल्द निकलना चाहती थी। रिपोर्टर फिर बोला, आप अकेली शॉपिंग कर रही हैं? आपके मंगेतर यानी आपके वुड बी हस्बैंड अमित कपूर नहीं दिख रहे हैं? नैना ने संक्षिप्त जवाब दिया, वो किसी काम में व्यस्त हैं। रिपोर्टर ने फिर सवाल दागा, कुछ ही दिनों में आपकी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं और आप अभी तक मुंबई में हैं, जबकि हमें जानकारी है कि आपकी शादी जयपुर से होने वाली है। तभी नैना की माँ नमिता जी बोल पड़ी, अरे अभी कोई शादी नहीं हो रही है। बस रिपोर्टर को अपनी खबर के लिए मसाला मिल गया। उसे देखकर बाकी रिपोर्टर भी वहां इकट्ठा हो गए। आखिर नैना अधीरा की खास थी और अब उसी के पति से शादी करने जा रही थी। अधीरा के फैंस पहले ही इस खबर से चौंक चुके थे। कई लोगों को शक होने लगा था कि अधीरा की मौत के पीछे कहीं न कहीं इन दोनों का हाथ है। शायद इसी वजह से केस दोबारा खुला था। फिलहाल लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अमित और नैना को लेकर नफरत भरे कमेंट्स शुरू हो चुके थे। रिपोर्टर ने उत्साहित होकर पूछा, शादी अभी नहीं है, मतलब कैंसिल हो गई? नैना गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हैं, कैंसिल क्यों होगी? नमिता जी ने तुरंत कहा, हाँ पुत्र जी, मेरी बेटी सही कह रही है, शादी कैंसिल नहीं हुई है, बस तारीख आगे बढ़ गई है। अब रिपोर्टर को उनकी माँ की बातों में और ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। वहीं नैना अपनी माँ का हाथ दबाकर उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन नमिता जी ठहरी, एक खुली सोच वाली पंजाबन। उनकी आकाश सिन्हा से लव मैरिज हुई थी। वो बोली, अरे बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, सबको पता चलना चाहिए, अब शादी की तारीख 11 नवंबर तय हुई है। बस इतना सुनते ही खबर बन चुकी थी। तभी दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, लेकिन अचानक तारीख बढ़ाने की वजह क्या है? नमिता जी तुरंत बोली, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, दिवाली में किसी की शादी होती है? मतलब आपने कभी देखा या सुना है? सबने एक साथ जवाब दिया, नहीं। नमिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस वही बात है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया, तब ये तारीख फाइनल हुई, और सबसे अच्छी बात, दोनों के पूरे 36 गुण मिले हैं। ये सुनकर नैना थोड़ी खुश हुई। कम से कम इस बार उसकी माँ ने कुछ अच्छा कहा था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी थी। तभी नमिता जी ने अगला बम फोड़ा, 36 गुण मिले हैं, इसलिए दोनों की पसंद नापसंद भी एक जैसी है, और दोनों के पास दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। वो बिना सोचे समझे बोल गईं, अगर जरा भी दिमाग होता तो दिवाली के दिन शादी करने का ख्याल सपने में भी नहीं आता। मुझे तो बेचारे अमित के पापा दिनेश जी पर तरस आता है, जैसे हम झेल रहे हैं वैसे ही वो भी झेल रहे होंगे। अपनी बातों में बहकर उन्होंने हद पार कर दी। नैना ने गुस्से को दबाते हुए कहा, माँ चलो यहाँ से। नमिता जी मुस्कुराते हुए बोली, एक्सक्यूज मी। लेकिन रिपोर्टर्स उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। एक रिपोर्टर ने तुरंत सवाल दागा, मैम, अधीरा मलिक को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और उनकी सेक्रेटरी, आपकी बेटी, अब उनके ही पति से शादी करने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? रिपोर्टर का सवाल सुनकर नमिता जी चुप हो गईं। यही सवाल उनके मन में भी काफी समय से था। उन्होंने नैना को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। धीरे धीरे उन्होंने कहा, मैं तो इस शादी के खिलाफ थी। वो अधीरा का पति था और ये उसकी दोस्त थी। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, लेकिन मेरी सुनता कौन है? फिर हल्के से बुदबुदाई, तभी तो 36 गुण मिले हैं, दोनों एक जैसे हैं, बैल बुद्धि। लेकिन उनकी ये धीमी आवाज भी माइक में रिकॉर्ड हो गई। और फिर क्या था, अगले दिन हर अखबार के पेज 3 पर यही खबर छाई हुई थी। न्यूज चैनलों पर बार बार वही क्लिप चलाई जा रही थी, बैल बुद्धि, बैल बुद्धि। स्क्रीन पर स्लग चल रहा था, नैना सिन्हा और अमित कपूर के मिले 36 गुण।
शादी के खिलाफ नैना की माँ, दोनों को कहा बैल बुद्धि। बाकी काम रिपोर्टर और एंकर बखूबी कर रहे थे। वैसे आपको भी पता है आजकल के न्यूज चैनल किस तरह की खबरें दिखाते हैं। अगर कोई खबर टीआरपी दे सकती है तो उसे बार बार दिखाकर उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। और यहाँ तो रिश्तों का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका था। बेचारी नमिता जी सीधी सादी महिला थी जो मुंह में आया बोल दिया, लेकिन उसी का नतीजा था कि अब नैना और अमित की हर जगह किरकिरी हो रही थी। दूसरी तरफ अधीरा राठौर मेंशन पहुंची। शाम ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर आई, लिविंग रूम का नजारा देखकर वो चौंक गई। पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ था। नमृत, शैलजा और उर्मिला जी की कुछ खास दोस्त वहां मौजूद थीं। सेंटर टेबल पर ढेर सारी मिठाइयां और स्नैक्स सजे हुए थे। अधीरा कुछ समझ नहीं पाई। तभी नमृत दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, अरे तूने तो कमाल कर दिया फ्रेंड, प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था मेरी रति कुछ बड़ा जरूर करेगी। तभी मिष्ठी दौड़ती हुई आई। मम्मा! नमृत उससे अलग होकर बाकी लोगों से बातें करने लगी। अधीरा की मुस्कान मिष्ठी को देखते ही और गहरी हो गई। वो झुककर बोली, मेरा बच्चा। मिष्ठी ने उत्सुकता से पूछा, मम्मा बैग में क्या है? अधीरा ने प्यार से कहा, आपके लिए ढेर सारे खिलौने। मिष्ठी उछल पड़ी, सच? अधीरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझ। फिर शाम को आवाज दी, शाम भैया ये बैग मेरे कमरे में रख दीजिए और ये मिठाई प्लेट में सजा दीजिए। इसके बाद उसने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तभी उर्मिला जी बोली, रति बैठ जाओ, ये सब तुमसे मिलने आए हैं। शैलजा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, प्राउड ऑफ यू रति। शकुंतला जी भी आई हुई थी। उन्होंने भी रति को बधाई दी। सबने टीवी पर रति का लाइव परफॉर्मेंस देख लिया था, इसलिए देखने के बाद सभी सीधे यहाँ आ पहुंचे। पहले तो सबने उर्मिला जी को फोन पर बधाइयां दी। उर्मिला जी ने टीवी ऑन नहीं किया था, इसलिए उन्हें कोई खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनकी बहू का सिलेक्शन हो गया है, वे हैरान रह गईं। खुश तो थीं, लेकिन अब पहले जैसी मिठास उनके रिश्ते में नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा उत्साह भी नहीं दिखाया। हाँ, लोगों के सामने एक अच्छी सास होने का दिखावा करना जरूरी था। शकुंतला जी सबको दिखाते हुए बोली, अरे इसका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है। और वो मोबाइल पर सबको वीडियो दिखाने लगी। तभी एक औरत बोली, वैसे मानना पड़ेगा उर्मिला जी, कोई आपसे सीखे। हर सास को आपकी तरह होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं। आप उसे खुलकर अपनी जिंदगी जीने दे रही हैं। सच में लगता ही नहीं कि ये आपकी बहू है। आपने तो बेटी की तरह रखा है। काश सबकी सोच आपकी जैसी होती। वैसे भी बच्ची की उम्र ही क्या है। बाकी औरतें भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। अधीरा बस मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान कितनी सच्ची थी ये सिर्फ वही जानती थी। और कुछ ऐसा ही हाल उर्मिला जी का भी था। जो औरतें उनकी तारीफ कर रही थीं, वे खुद उस काबिल थीं या नहीं, ये उनकी अंतरात्मा जानती थी। आत्मग्लानि से उनका चेहरा फीका पड़ गया। अभिमन्यु की आंखों में बगावत देखकर वे पहले ही डर चुकी थीं। वे जानती थीं कि उनकी बहू रति गलत नहीं है, लेकिन फिर भी सारा गुस्सा उसी पर निकालती रहीं। उन्होंने उसे मजबूर और लाचार समझ लिया था और इसी सोच के चलते वे अक्सर तंज कसती रहती थीं। अधीरा के साथ उनका रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी अधीरा ने मिठाई की प्लेट उठाई और सबके पास आते हुए बोली, वैसे आप सबसे एक और खुशी बांटनी थी। मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। शैलजा खुश होकर बोली, वाह यार, बहुत बहुत बधाई। कल दिवाली है और तुम आज ही हम पर बम फोड़ रही हो। तभी उर्मिला जी की दोस्त राधा अग्रवाल ने पूछा, बेटा किस कंपनी में? अधीरा ने जवाब दिया, जी सिंघानिया ग्रुप। ये नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। वे अच्छी तरह जानती थीं कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वहाँ कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ही 50,000 से शुरू होती थी। अधीरा को तो फिलहाल एडवांस ही मिला था, उसे अपनी पूरी सैलरी का भी पता नहीं था। खैर, सबने उसे बधाई दी और धीरे धीरे वहाँ से चले गए। उर्मिला जी भी शायद थक गई थी, इसलिए वे अपने कमरे में चली गईं। आनंद जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। पिछले कुछ दिनों से अधीरा काफी तनाव में थी। आज उसे थोड़ी राहत मिली तो उसने मिष्ठी के साथ लंच किया और फिर सो गई। शाम करीब 5 बजे उसकी नींद खुली। मिष्ठी पहले ही उठकर उर्मिला जी और आनंद जी के पास चली गई थी। अधीरा को चाय पीने का मन हुआ तो वह खुद ही किचन में चली गई। जैसे ही वह किचन में पहुंची, वह एक पल के लिए ठिठक गई। अभिमन्यु वहां मौजूद था। सफेद शर्ट जिसकी बाजुएं कोहनी तक मुड़ी हुई थीं, नीली जीन्स और पैरों में अभी भी जूते। साफ था कि वह अभी अभी ऑफिस से आया था। शाम को बुलाने के बजाय वह खुद ही अपने लिए कुछ बनाने लगा था। उधर हिमांशु ने अयान सिंघानिया को अमित के अनप्रोफेशनल रवैये के बारे में बता दिया था। साथ ही परसों उसकी होने वाली पत्नी के बर्थडे की जानकारी भी दे दी। अयान ने कहा, डोंट वरी, आदित्य को वहां भेज दूंगा, वो उससे बात कर लेगा। वैसे तुमने उस लड़की को जॉब पर रख लिया ना? हिमांशु बोला, सर रति नाम है उसका। अयान ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ सॉरी, भूल गया था। वो काम कर पाएगी या उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? हिमांशु ने आत्मविश्वास से कहा, सर वो हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है, काफी क्रिएटिव लड़की है। अयान ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड। सैलरी? 1 लाख सर। गुड। और सर जैसा आपने कहा था उन्हें 60,000 एडवांस दे दिया है। अयान ने हल्के से कहा, वहीं दूसरी तरफ किसी की आहट पाकर अभिमन्यु मुड़ा और सामने उसकी पूरी दुनिया खड़ी थी। अधीरा उसके सामने खड़ी थी और उसे देखते ही अभिमन्यु के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया। सारी बेचैनियां, सारी परेशानियां जैसे एक पल में गायब हो गईं। वहीं अधीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे गौर से देख रही थी। कितना खूबसूरत था उसका इश्क। बिखरे हुए बाल, ऊंचा ललाट, खड़ी नाक, पतले होंठ और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। लेकिन
शायद वो उसकी किस्मत में नहीं था। उसने खुद ही तो अपने प्यार को ठुकराया था। वो कैसे बताती उसे कि वो आज भी उसके दिल में धड़कन बनकर धड़क रहा है। अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं है? फिर क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है? क्यों तुम मेरी कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बन चुकी हो? सब कुछ उसके समझ से परे था। अधीरा उसे इस तरह देखते हुए पाकर हल्का सा शर्मा गई। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, आप कुछ बना रहे थे? अभिमन्यु अब भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जवाब न मिलने पर वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, आप कुछ बना रहे थे? इस बार अभिमन्यु जैसे होश में आया। हाँ, अपने लिए सैंडविच बना रहा था। और फिर वापस अपने काम में लग गया। अधीरा ने धीरे से कहा, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं बना देती हूँ। अभिमन्यु ने ठंडे और थोड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अपना काम करने की आदत है। अधीरा ने शांत स्वर में कहा, मालूम है मैं मदद नहीं कर रही, आप ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे, मैं चाय बनाने ही जा रही थी तो ये भी साथ में बना देती। अभिमन्यु की आवाज इस बार थोड़ी ऊंची हो गई, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसकी बेरुखी ने अधीरा को वहीं रोक दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू जरूर गिर पड़े, लेकिन उसने चुपके से उन्हें पोंछ लिया। आंसू भी अक्सर उसी के लिए निकलते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, और सामने वाले की थोड़ी सी नाराजगी भी दिल को चीर देती है। अभिमन्यु तो कल से ही अपनी नाराजगी जता रहा था। अधीरा चुपचाप चाय बनाने लगी। तभी शाम किचन में आ गया। घर के बाकी लोग अपने कमरों में थे तो वो भी पढ़ाई कर रहा था। अचानक उनके सामने आकर बोला, भैया भाभी, आप दोनों मुझे बुला लेते? ये संबोधन सुनकर अधीरा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा नहीं था कि शाम ने उसे पहली बार भाभी कहा हो, लेकिन आज भाभी से पहले भैया भी था। रिश्तों की हकीकत वो भी जानती थी। कुछ ना होते हुए भी दुनिया की नजर में वो जतिन की पत्नी थी। अभिमन्यु ने हल्के सख्त स्वर में कहा, तुम अपने कमरे में जाकर परीक्षा की तैयारी करो। अधीरा ने बात संभालते हुए कहा, हाँ श्याम भैया, कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है ना, आप पढ़ाई करो, ये छोटे मोटे काम मैं कर लूंगी। श्याम थोड़ा उदास होकर बोला, लेकिन आप तो दिवाली के बाद चली जाएंगी ना? उसकी बात सुनकर अधीरा और अभिमन्यु दोनों चौंक गए। अधीरा ने हैरानी से पूछा, आपको किसने कहा श्याम भैया? श्याम झिझकते हुए बोला, छोटी मुंह बड़ी बात भाभी, मैंने आपकी और मालकिन की बात सुन ली थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्याम तुम अभी अपने कमरे में जाओ। श्याम इस घर का नौकर जरूर था, लेकिन उससे कुछ भी छुपा नहीं था। राठौर परिवार ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो नौकर है। उसकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई थी। उर्मिला जी ही थी जिन्होंने उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था, वरना गांव से आया श्याम कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी किस्मत उसे यहाँ तक ले आएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से उर्मिला जी के व्यवहार में जो बदलाव आया था वो उसकी समझ से परे था। उसकी मालकिन उसके लिए भगवान जैसी थी, लेकिन अधीरा के साथ उनका रवैया देखकर वो भी अंदर ही अंदर दुखी था। उसे अच्छे बुरे का फर्क समझ आता था और वो सब देख रहा था। खैर, अभिमन्यु के कहने पर वो चला गया। अधीरा चाय का पतीला गैस पर रखते हुए बोली, आप भी चाय पियेंगे? अचानक अभिमन्यु ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? घर छोड़कर क्यों जा रही हो? अधीरा घबराकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। अधीरा की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, कहीं कोई उन्हें इस हालत में देख न ले। उर्मिला जी के सामने तो वो पहले ही खुद को कटघरे में खड़ा एक मुजरिम महसूस करती थी। अभिमन्यु ने सख्ती से कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, घर छोड़कर जाने का क्या मतलब है? अधीरा ने नजरें चुराते हुए कहा, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ये सवाल क्यों? सवाल के बदले सवाल नहीं होता अधीरा। अपने नाम को उसके होठों से सुनकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। अभिमन्यु उसके होठों से अनायास निकला। वो चौंक गई थी, क्योंकि अब कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता था। रति राठौर बनने के बाद उसने खुद को जैसे कहीं खो दिया था। राठौर परिवार, मिष्ठी और वो सभी लोग जिन्होंने रति पर भरोसा किया, उसे अपनाया, उन सबकी नजरों में वो खुद को एक गुनहगार मानती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रति राठौर, अब यही मेरी पहचान है। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नाम बदल लेने से पहचान नहीं बदल जाती, जवाब दो मुझे। अधीरा ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में कोई कलेश हो, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। अभिमन्यु तुरंत बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे जाने से सब ठीक हो जाएगा? अधीरा ने धीमे स्वर में कहा, क्यों नहीं होगा, वजह ही खत्म हो जाएगी, माँ की शंका भी खत्म हो जाएगी, और आप और मैं क्या? अभिमन्यु ने उसकी बात काटते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधीरा मलिक को डर है कि यहाँ रहकर वो अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाएगी? प्लीज, वो घबराकर बोली, आप बार बार मेरा नाम ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्यों, क्या दिक्कत है इस नाम में? अभिमन्यु की आवाज गहरी हो गई, रति की जिंदगी जीने से तुम रति नहीं बन जाओगी। अधीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रति की जिंदगी जीते हुए मैं एक माँ जरूर बन चुकी हूँ, और सिर्फ उसी रिश्ते की वजह से यहाँ हूँ, बाकी रिश्तों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। हाँ, आखिर तुम ग्रेट अधीरा मलिक जो हो, अभिमन्यु ने तंज कसते हुए कहा। बहस के दौरान दोनों अनजाने में एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अभिमन्यु, अधीरा के होठों से निकला ये नाम हमेशा की तरह अभिमन्यु को छू गया। तभी उसे आदित्य याद आया, तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए।
अभिमन्यु लगभग हुक्म देते हुए बोला, और वो लड़का, क्या नाम है उसका, उससे दूर रहा करो, हर वक्त तुम्हारे आसपास ही रहता है। अधीरा हैरान रह गई। क्या? वो उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। छोड़िए मुझे, और ये सिर्फ आपका नाम क्यों? और उसका नाम आदित्य है, वो मेरा दोस्त है। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। तो दोस्त ही रहे, हर बात पर गले लगने वाले दोस्त से दूरी रखनी चाहिए। अधीरा उसके बदले हुए लहजे को देखकर चौंक गई। अभी तक वो गुस्से में था और अब धीरे धीरे उसकी उंगलियां उसके होठों तक पहुंची। उसने अपने अंगूठे से उसके होठों को छूते हुए कहा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। उसके स्पर्श से अधीरा सिहर उठी। गलत है, उसने धीमे से कहा। क्या गलत है? अभिमन्यु ने मदहोश नजरों से उसे देखते हुए पूछा। अधीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, आप भूल रहे हैं, इस महीने आपकी और आयशा मैम की सगाई है। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम्हें क्या लगता है? उसकी इतनी नजदीकी से अधीरा की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा, किस बारे में? अभिमन्यु हल्का सा झुकते हुए उसके होठों के करीब आया। उसने धीमे गहरे स्वर में कहा, तुम्हें सच में लगता है मेरी सगाई होगी? अभिमन्यु प्लीज, अधीरा घबरा कर बोली। उसे देखते ही अभिमन्यु की सारी बेरुखी, सारी नाराजगी जैसे पल भर में गायब हो गई थी। भैया! अचानक आवाज सुनते ही अधीरा झटके से पीछे हट गई। अभिमन्यु भी कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसके होठों पर एक हल्की दिलकश मुस्कान आ गई। अधीरा उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसकी तेज चलती सांसें साफ महसूस हो रही थीं। अभिमन्यु ने अपने माथे को अंगूठे से हल्का सा रगड़ते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या काम था? बड़ी मालकिन और मालिक आपको और भाभी को बुला रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो धीरे से अधीरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। चलें? अधीरा शर्म से उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तभी वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, चलो नहीं तो माँ आ जाएंगी और तुम्हारा ये लाल चेहरा देखकर कुछ और ही समझ बैठेंगी। अधीरा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था। उसके मन में ख्याल उठा, मना करने के बाद भी ये इतने करीब क्यों आ जाते हैं? क्या मेरे इनकार से इन्हें फर्क नहीं पड़ता? लेकिन मेरा भी तो खुद पर बस नहीं चलता। इनके पास आते ही मैं भी मोम की तरह पिघल जाती हूँ। अभिमन्यु ने उसे यूं खोया हुआ देखकर कहा, सोचने के लिए पूरी रात पड़ी है, अभी माँ पापा के पास चलते हैं। दोनों साथ में कमरे में पहुंचे। मिष्टी, उर्मिला जी और आनंद जी के साथ बैठकर पेपर पर कुछ बना रही थी। आनंद जी ने दोनों को साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो तुम दोनों। दोनों सामने रखे काउच पर बैठ गए। सच में दोनों एक परफेक्ट खूबसूरत कपल की तरह लग रहे थे और ये बात उर्मिला और आनंद जी दोनों महसूस कर रहे थे। आज उर्मिला जी की आंखें जैसे थोड़ी खुली थी, पर शायद अब देर हो चुकी थी। कभी कभी आवेग में लिया गया फैसला बाद में भारी पड़ जाता है। अधीरा के साथ होने पर अभिमन्यु के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो पहले कहीं खो गई थी। उर्मिला जी ने अधीरा की तरफ देखते हुए कहा, कल दिवाली है, अब तक सब कुछ मेरे हिसाब से होता आया है, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो तो सारी तैयारियां तुम अपने तरीके से करना। वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, और हाँ, दिवाली के दिन हमारे कुछ खास मेहमान भी आएंगे, तो खाने में क्या बनाना है वो भी तुम ही तय करना। शाम तुम्हारी मदद के लिए है। फिर उन्होंने हल्की आवाज में जोड़ा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अभिमन्यु के साथ जाकर शॉपिंग कराना। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु और अधीरा दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। दरवाजे पर खड़ा श्याम चाय की ट्रे पकड़े हल्की मुस्कान के साथ अपनी नम आंखें पोंछ रहा था। दादू देखिए ना, मैंने कितनी अच्छी पिक्चर बनाई है। मिष्टी की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उर्मिला जी नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, अरे बस दादू को ही दिखाओगी, दादी को नहीं। मिष्टी तुरंत उनके गाल पर किस करते हुए बोली, आप तो मेरी स्वीट दादी हो। आनंद जी हंसते हुए बोले, अच्छा अच्छा, अब मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, इतनी बढ़िया तस्वीर। मिष्टी उत्साह से बोली, दादू देखिए, ये हमारा घर है, आप और दादी यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और मैं बीच में मम्मा और पापा के साथ हूँ। पापा? उर्मिला जी हैरानी से बोली, हाँ पापा। मिष्टी मासूमियत से बोली, अब बड़े पापा तो दिखते नहीं, तो छोटे पापा कैसे? इसलिए अब मिष्टी सिर्फ पापा ही कहेगी। अधीरा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वहीं अभिमन्यु अपनी खुशी को दबाते हुए बोला, इतनी अच्छी पिक्चर बनाने के लिए आपको कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? मिष्टी की आंखें चमक उठी। आइसक्रीम? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, ठंड का मौसम है, ऐसा करते हैं, हम बाहर चलते हैं और आपको जो भी पसंद आएगा वही लेंगे। ओके पापा। मिष्टी खुशी से उछल पड़ी। आज अधीरा के लिए सब कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित था। वहीं उर्मिला जी और आनंद जी भी मिष्टी की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। उर्मिला जी ने अधीरा की तरफ देखते हुए कहा, रति, हम दोनों नहीं चाहते कि तुम और मिष्टी इस घर को छोड़कर जाओ। एक बार इस बारे में जरूर सोच लेना। आज अधीरा को उर्मिला जी में वही पुरानी अपनापन भरी छवि नजर आई। अचानक उनके बदले हुए व्यवहार की वजह वो नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी आंखें जरूर नम हो गईं। अधीरा के लिए अभिमन्यु का साथ किसी सपने से कम नहीं था और वो चाहती थी कि ये सपना चाहे कुछ लम्हों के लिए ही सही टूटे नहीं। एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ से मिष्टी का हाथ थामे अभिमन्यु तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ रहा था। अधीरा भी उसके कदमों के साथ खुद को मिलाने की कोशिश करती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। कार के पास शुक्कू पहले से खड़ा था। शुक्कू, मार्केट चलो। जी साहब। मम्मा, मुझे आगे वाली सीट पर बैठना है, मिष्टी ने उत्साह से कहा। अधीरा ने उसे हल्की डांट भरी नजरों से देखा। मिष्टी? उसका चेहरा तुरंत उतर गया।
अभिमन्यु ने उसकी उदासी देख मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आज मेरी मिष्टी आगे बैठेगी और पापा पीछे बैठेंगे। बस फिर क्या था। मिष्टी खुशी से उछलती हुई आगे की सीट पर बैठ गई। उसकी नीली नीली आंखें बाहर की जगमगाहट में खो गईं। दिवाली का समय था, पूरा इलाका रोशनी से नहाया हुआ था। उसके लिए ये सब किसी जादू से कम नहीं था। मिष्टी के आगे बैठते ही अधीरा के अंदर अजीब सी घबराहट भर गई। घर से निकलने से पहले का वो पल, अभिमन्यु की नजदीकी, सब फिर से याद आते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। चेहरा हल्का लाल पड़ गया। उधर अभिमन्यु उसकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अपनी घबराहट छिपाने के लिए अधीरा खिड़की की तरफ देखने लगी, लेकिन अभिमन्यु की नजरें बार बार उसी पर ठहर जा रही थी। वो जानती थी, इसलिए उसने हिम्मत ही नहीं की उसकी तरफ देखने की। तभी मिष्टी ने कहा, शुक्कू अंकल, म्यूजिक ऑन करो ना। शुक्कू ने मुस्कुराकर म्यूजिक चला दिया। गाड़ी में बजता गाना और अभिमन्यु की ठहरी हुई नजरें, दोनों मिलकर अधीरा की धड़कनों को और तेज कर रहे थे। दोनों पीछे की सीट पर एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। अभिमन्यु की नजर अचानक उसके कांपते हाथों पर गई। तुम ठीक हो? अधीरा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। आपने कुछ कहा? उसने दोबारा पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा? अधीरा अपनी उखड़ी सांसों को संभालते हुए बोली। अभिमन्यु ने उसके हाथों की तरफ इशारा किया। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। अधीरा ने नीचे देखा, वाकई उसके हाथ कांप रहे थे। अगले ही पल अभिमन्यु धीरे से उसके करीब खिसका और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। और जैसे ही उसने उसे थामा, वो सारी कंपाहट, वो बेचैनी पल भर में गायब हो गई। उसकी छुअन में एक अजीब सा सुकून था। अधीरा की पलकें धीरे धीरे झुकने लगी। अभिमन्यु ने हल्के से उसकी पीठ सहलानी शुरू की। सुबह से भागदौड़, मेहमान, थकान, सब मिलकर उसे इतना थका चुके थे कि कब उसकी आंखें बंद हुईं, उसे खुद भी पता नहीं चला। धीरे से उसका सिर अभिमन्यु के कंधे पर टिक गया। मार्केट अभी दूर था, तो उसने भी उसे जगाना सही नहीं समझा। धीरे से उसने अपनी बांह उसके चारों ओर फैला दी और आंखें बंद कर ली। पता नहीं उनकी किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन उस पल में दोनों ने सब कुछ भुलाकर एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढ लिया था। साहब, मार्केट आ गया। शुक्कू की आवाज से अभिमन्यु ने आंखें खोली। उसने नीचे देखा, अधीरा अब भी उसके सीने पर सिर रखे चैन से सो रही थी। उसे ऐसे सुकून में देखकर उसे जगाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जिस काम के लिए वो आए थे उसे पूरा करना भी जरूरी था। वो एक नजर शुक्कू की तरफ देखकर धीरे से बोला, अधीरा। अधीरा गहरी नींद में थी। आवाज सुनकर वो अनजाने में और करीब खिसक आई। उसकी इस हरकत से अभिमन्यु की सांस जैसे अटक गई। उसने हल्का सा चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, एक लंबी सांस छोड़ी, खुद को संभाला, फिर धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, अधीरा। इस बार अधीरा चौंक कर उठी। खुद को उसके इतने करीब देखकर वो एक पल के लिए सकपका गई। जल्दी से खुद को संभालते हुए वो उससे थोड़ी दूर हुई और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, मार्केट आ गया। अभिमन्यु अब भी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, या यूं कहें अपने उमड़ते जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, चले, उसने धीमे से कहा। तीनों कार से उतरकर मार्केट की तरफ बढ़ गए। शुक्कू ने पास ही कार पार्क कर दी। दिवाली का समय था। पूरा मार्केट रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। मिष्टी उत्सुकता से हर चीज को देख रही थी। भीड़ काफी थी। अभिमन्यु ने मिष्टी को गोद में उठा लिया और दूसरी तरफ अधीरा का हाथ थामे उसे सामने दिख रहे एक चमचमाते मॉल की तरफ ले गया। वैसे तो दिवाली पर ज्यादातर लोग सड़क किनारे खरीदारी करना पसंद करते हैं, लेकिन अधीरा की असहजता देखकर वो उसे मॉल के अंदर ले आया। वहाँ दोनों ने मिलकर ढेर सारी शॉपिंग की। दिवाली की सजावट, घर का सामान और पूजा की चीजें भी जो अधीरा को समझ आईं, उसने अपने हिसाब से चुन ली। आज उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था, जो उसे अपनी 6 महीने की शादी में भी कभी महसूस नहीं हुआ था। अभिमन्यु ने मिष्टी के लिए कुछ हल्के फुल्के पटाखे भी लिए। वहीं अधीरा बार बार सोच में पड़ जा रही थी, कुछ छूट तो नहीं गया। वो धीरे से बोली, अभिमन्यु प्लीज एक बार सब देख लीजिए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अभिमन्यु ने सहजता से कहा, नहीं, सब ले लिया है, और अगर कुछ रह भी गया तो कल देख लेंगे। उन्हें क्या पता था, कोई काफी देर से उन दोनों को देख रहा था। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाई और उनके सामने आ खड़ी हुई। हे अभी, तुम यहाँ? अचानक सामने आयशा को देखकर अभिमन्यु एक पल को चौंक गया। उसने हल्की सी बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस दिवाली की थोड़ी शॉपिंग। आयशा ने एक नजर अधीरा पर डाली। अरे पहले बताते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। क्यों मॉम? तभी दोनों की नजर आयशा की माँ पर गई, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी लगातार अधीरा को ही देख रही थी। उस नजर में कुछ ऐसा था जिसने अधीरा को अंदर तक असहज कर दिया। आयशा की माँ हिमांशी जी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, सगाई में अब ज्यादा समय नहीं है। तुम दोनों ने काफी वक्त साथ बिताया है। पहले दोस्त थे, अब हमसफर बनने जा रहे हो, तो थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ भी बिताओ। तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। वही अधीरा के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। हिमांशी जी की नजरें, उनमें छिपी शिकायत, गुस्सा
सब कुछ वो साफ पढ़ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिना कुछ कहे ही वो सब कुछ कह चुकी हों, जिसे सुनने से भी अधीरा डरती थी। तभी हिमांशी जी ने जैसे जानबूझकर कहा, तुम अभिमन्यु के बड़े भाई की पत्नी हो ना? बहुत ही प्यारा बच्चा था। अभिमन्यु कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही मिष्ठी जिद करने लगी। वो उसे लेकर टॉय सेक्शन की तरफ चला गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन आयशा ने अधीरा पर एक नजर डाली और फिर अभिमन्यु की बात थाम कर उसके साथ चल दी। अधीरा भी उन्हें जाते देख आगे बढ़ने ही वाली थी कि हिमांशी जी की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। उन्हें देख रही हो? कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, है ना? और मिष्ठी भी उनके साथ कितनी प्यारी लग रही है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी अपनी जिंदगी बसा लो, बहुत लंबी जिंदगी है तुम्हारे सामने। मिष्ठी की इतनी चिंता मत करो, उसे आयशा संभाल लेगी। थोड़ा रुक कर उन्होंने अधीरा को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, उर्मिला जी को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। अब समझ में आ रहा है कि वो आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने को कहा था। ये सुनते ही अधीरा को लगा जैसे किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। वो पूरी तरह सुन्न पड़ गई। हिमांशी जी फिर बोली, मेरी नजर में है एक, मैंने उन्हें बताया भी था, बहुत पैसे वाला है, बड़ी सी कोठी है। अभी अभी उसने अपनी बेटी की शादी की है। बेचारे को पहले फुर्सत नहीं मिली और अब मिली है तो वो भी अपनी जिंदगी दोबारा बसाना चाहता है। अधीरा बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। बहुत कोशिश की उसने खुद को संभालने की, लेकिन आंखों में भरे आंसू आखिर छलक ही पड़े। उसे रोता देख हिमांशी जी बोली, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था, लेकिन सच यही है, एक विधवा, ऊपर से एक बच्ची की माँ, ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं समाज में। उनकी आवाज अब और कड़वी हो गई। और जो तुम किसी और के होने का सपना देख रही हो ना, उसे छोड़ दो, क्योंकि सपने जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान उन्हें फिर से समेट भी नहीं पाता। उन्होंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों में तुम कोई रुकावट बनो। तुमसे लोग सिर्फ सहानुभूति रख सकते हैं, और शायद तुम उस हमदर्दी को कुछ और समझने की गलती कर रही हो। उनकी बातों में इतनी कड़वाहट थी कि हर शब्द अधीरा के दिल में चुभ रहा था। अचानक सामने देखते हुए उन्होंने कहा, अरे देखो, वो लोग भी आ गए। इतना कहकर वो चली गईं, बिना एक बार भी अपनी जिंदगी में झांकने की कोशिश किए। इधर अधीरा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जैसे ही सब लोग करीब आने लगे, वो तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ चली गईं। वॉशरूम में जाकर उसने बार बार अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन हिमांशी जी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों में तुम रोड़ा बनो। सपने जब टूटते हैं तो बहुत दर्द देते हैं। अचानक उसकी नजर आईने में खुद पर पड़ी। कुछ पल वो खुद को देखती रही, फिर धीमे से खुद से बोली, हमें अपना दर्द खुद ही सहना है, फिर लोगों को बताने का क्या फायदा, और उनकी बातों को दिल से लगाने का भी क्या मतलब। अधीरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू थे कि बार बार गालों पर लुढ़क आते। जब खुद को रोक नहीं पाई तो दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फफक पड़ी। कहाँ गलत थी वो? न विधवा थी, न ही शादीशुदा, फिर भी दुनिया ने न जाने उसे क्या क्या समझ लिया था। कभी कभी वो अकेले में बैठकर खुद के बारे में सोचती, अपने अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करती। क्यों हर कोई उसे ही कटघरे में खड़ा कर देता है? वो जानती थी अभिमन्यु की नजरें जिस तरह उसे देखती हैं, लोग उसके दिल में उठते जज्बात पढ़ लेते हैं, लेकिन अभिमन्यु से कुछ कहने की बजाय सब उसके चरित्र पर ही सवाल उठा देते हैं। क्या प्यार करना सच में गुनाह है? कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और वॉशरूम से बाहर आ गई। सामने अभिमन्यु मिष्ठी के साथ खेल रहा था। इस वक्त वहां बस वही दोनों थे। शायद आयशा और हिमांशी जी जा चुकी थीं। ये सोचकर उसने राहत की एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उनके पास चली आई। दोनों हंस रहे थे। अधीरा को देखते ही अभिमन्यु की हंसी थम गई। वो बस खामोश नजरों से उसे देखने लगा। उसकी हल्की सी गुलाबी आंखें आखिर उसके रोने की गवाही दे ही गईं। अधीरा ने होठों पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, घर चले? अभिमन्यु ने धीमे से जवाब दिया, हाँ चलो। अधीरा इधर उधर देखते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। उधर अभिमन्यु फोन पर शुक्कू से बात कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पर जाकर ठहर जाती। कुछ ही देर में शुक्कू कार लेकर सामने आ गया। शॉपिंग के ढेर सारे बैग उसने डिक्की में रख दिए। इस बार मिष्ठी ने आगे बैठने की जिद नहीं की तो अधीरा उसे लेकर पीछे बैठ गई। अभिमन्यु उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रहा था। जाते वक्त भी वो चुप थी, लेकिन उसके चेहरे ने बहुत कुछ कह दिया था, और अब वही चेहरा बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। जब जब उसे लगता कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अगले ही पल ऐसा महसूस होता जैसे वो वही खड़ा है जहां से चला था। सब कुछ जैसे ज्यों का त्यों ठहरा हुआ था। मन की बेचैनी बढ़ी तो उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। कभी कभी इंसान अपने जज्बात शब्दों में नहीं, गानों में महसूस करता है, और इस वक्त कुछ ऐसा ही उन दोनों के साथ हो रहा था। मिष्ठी के सिर पर हाथ फेरते हुए अधीरा खामोश नजरों से बाहर की जगमगाती रोशनी को देख रही थी। बाहर सब कुछ कितना रोशन था और उसके अंदर उतना ही घना अंधेरा। अपनी ही बेबसी पर उसकी आंखें फिर भर आईं। कुछ ही देर में कार सोसाइटी के अंदर पहुंच गई। अधीरा मिष्ठी को गोद में संभाले बिना अभिमन्यु का इंतजार किए आगे बढ़ गई। वहीं अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ बैग शुक्कू ने उठाए, कुछ उसने, और वो उसके पीछे चल पड़ा। ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई थी। जब अधीरा घर पहुंची तो डिनर तैयार था। आनंद जी और उर्मिला दोनों ही उनका इंतजार कर रहे थे। अधीरा ने मिष्ठी को अपने कमरे में सुलाया। कुछ देर बाद मुंह हाथ धोकर वो किचन में आ गई। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और अधीरा शाम के साथ मिलकर चुपचाप डिनर परोसने लगी। उर्मिला जी ने कहा,
अधीरा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। अधीरा का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए खाना भी जरूरी होता है। उसने धीमे से कहा, माँ मैं बाद में खा लूंगी। उर्मिला जी चुप हो गईं। अगर वो पहले वाली उर्मिला होती तो जरूर जिद करती, लेकिन अब चाहकर भी उनके होठों से एक शब्द नहीं निकला। आनंद जी हमेशा की तरह चुपचाप खाना खा रहे थे और अभिमन्यु, उसने घर आने के बाद एक बार भी अधीरा की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। डाइनिंग टेबल पर छाई खामोशी को तोड़ते हुए उर्मिला जी बोली, तो तुम दोनों ने सब कुछ खरीद लिया ना? अधीरा ने उनकी प्लेट में सब्जी डालते हुए कहा, मुझे जो समझ में आया सब ले लिया, आप एक बार देख लीजिएगा। उर्मिला जी ने बस हाँ में जवाब दिया। तभी आनंद जी बोले, अरे कुछ छूट भी गया होगा तो कौन सा मार्केट दूर है, कल ले आएंगे। उसी बीच उर्मिला जी ने कहा, रति कल शाम आयशा और उसकी फैमिली आ रही है और हमेशा की तरह अभिमन्यु के कुछ दोस्त भी, तो तुम्हें शाम के साथ मिलकर डिनर का इंतजाम करना होगा। अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी माँ हो जाएगा। सबके जाने के बाद बेमन से उसने अपने लिए प्लेट निकाली। श्याम बोला, भाभी मैं खाना परोस दूं? उसने धीरे से कहा, नहीं श्याम भैया आप खा लीजिए, मैं ले लूंगी। अधीरा ने बस एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी अपनी प्लेट में रखी। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा अभिमन्यु दोनों हाथ बांधे उसे एकटक देख रहा था। घर की सारी लाइट्स बंद थीं, बस डाइनिंग एरिया में हल्की सी रोशनी जल रही थी। खाना खत्म कर अधीरा अपने कमरे में चली गई। हिमांशी जी की बातें अब भी उसके दिल और दिमाग को कचोट रही थीं, और ऊपर से कल आयशा के आने की बात ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। वो बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। रातें अब ठंडी होने लगी थीं, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, इस तरह खुद को सजा मत दो, अगर मन में कुछ है तो कहो, यूं चुप रहकर खुद को मत तोड़ो। वो अभिमन्यु था जो कब से उसे देख रहा था। उसने उसके कंधों पर शॉल डालते हुए कहा। अधीरा उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। आप कब आए, और इस वक्त? अगर किसी ने देख लिया तो? उसे फिर वही दुनियादारी याद आ गई। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु झुंझला उठा। स्टॉप इट अधीरा, क्या है ये? तुम्हारी ये खामोशी, ये चुप्पी मुझे तकलीफ दे रही है। अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझसे कहो, लेकिन इस तरह खुद को अंदर ही अंदर मत घुटो। अधीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर कुछ होता तो जरूर कहती, लेकिन फिलहाल आप मेरे कमरे से जाएं। ऑलरेडी इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है। फिर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, बार बार याद दिलाना नहीं चाहती कि आपकी आयशा मैम के साथ सगाई होने वाली है, तो प्लीज मेरे दर्द के बारे में सोचना छोड़कर उनके बारे में सोचिए। वो आप पर भरोसा करती हैं और उसी भरोसे के कारण आप अभी इसी वक्त मेरे कमरे से जाएं। उसकी आवाज और सख्त हो गई। एक गैर औरत के कमरे में, वो भी आधी रात को, एक शरीफ आदमी को शोभा नहीं देता। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। गुस्से में उसकी आंखें नम हो गईं। वो उसे अपना सब कुछ मान चुका था और वो बार बार उसे किसी और की अमानत समझने की गलती कर रही थी। अपनी नम आंखों को छिपाते हुए वो तेज कदमों से बाहर निकल गया और उसके जाते ही अधीरा का सब्र टूट गया। वो फिर से रो पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घर में बस कुछ दिनों की मेहमान है। जिस मिष्ठी के लिए उसने अपनी पहचान तक छुपा ली, आज उसी मिष्ठी को खो देने का डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। रात के किस पहर दोनों की आंख लग गई ये कहना मुश्किल था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अधीरा की मधुर आवाज ने पूरे राठौर परिवार को जगा दिया। उसकी आवाज में ऐसा सुकून और भक्ति थी कि उर्मिला जी भाव विभोर हो उठी। वे और आनंद जी मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुबह के 4 बज रहे थे। शाम के लिए इस समय उठना असंभव था। वहीं अभिमन्यु के कानों में भी उसकी आवाज पड़ी। वो नींद में ही हल्का सा मुस्कुरा उठा, लेकिन उठने का मन नहीं हुआ, इसलिए फिर से सो गया। पूजा खत्म करते ही जैसे ही अधीरा पलटी, सामने आनंद जी और उर्मिला जी को खड़ा देखकर वो थोड़ा चौंक गई। माँ, पापा, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे उड़ाकर बोली? वो, मुझे नींद नहीं आई इसलिए जल्दी उठ गई। उसके मुंह से अनजाने में सच निकल गया। आनंद जी ने पूछा, नींद नहीं आई, क्यों? अब वो क्या जवाब देती? उसने तुरंत बात संभाली। पता नहीं पापा, शायद कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। सब कुछ नया है ना मेरे लिए। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। आनंद जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब अच्छा होगा। अधीरा ने प्रसाद देते हुए पूछा, माँ, शाम को कितने लोगों के लिए डिनर बनाना है? उर्मिला जी बोली, लगभग 10 लोग मान लो। उसके कुछ ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, राज, रेहान और उनकी टीम, और आयशा तो हमारी खास मेहमान है ही। तुम शाम के साथ बैठकर मेन्यू बना लो, जो बन पाएगा ठीक है, नहीं तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर देंगे। अधीरा ने तुरंत कहा, बाहर से क्यों, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उर्मिला जी ने हल्की संदेह से कहा, लेकिन तुमने पहले कभी इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया होगा। उनकी बात सुनकर अधीरा कुछ पल के लिए कहीं खो गई, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोली, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर में मेहमान आते हैं और मैं सबके लिए खाना बनाऊं। बनाया तो नहीं है, लेकिन श्याम भैया और आप तो हैं ही, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो संभाल लेंगी ना आप। उसकी आखिरी बात सुनकर
उर्मिला जी की नजरें उस पर ठहर गईं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो संभाल लेंगी ना आप। इन शब्दों में कितना विश्वास था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया जिसमें उनके अपने बेटे की खुशी ही शामिल नहीं थी। अब चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकती थी। अगर अब कुछ करती तो बात सिर्फ घर तक नहीं रहती, उनके बेटे और होने वाली बहू की बदनामी होती। उन्होंने गहरी सांस ली और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। आखिर आयशा के परिवार को इस रिश्ते से कितनी उम्मीदें थीं। उम्मीद कि आयशा अपने नए घर में खुश रहेगी, अभिमन्यु हर कदम पर उसका साथ देगा और उर्मिला और आनंद की छाया में उसका जीवन सुरक्षित और सुखी रहेगा। आखिर एक लड़की के माँ बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। अधीरा ने सबके उठने से पहले ही हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर लिया था। मंदिर के बीचों बीच उसने एक सुंदर और बड़ी सी रंगोली बनाई। बाकी दरवाजे के पास की रंगोली उसने मिष्टी के साथ बनाने के लिए छोड़ दी, क्योंकि वो जानती थी कि मिष्टी को इन सब चीजों में कितना उत्साह रहता है। तभी शाम भी उठ गया। सबको नाश्ता कराने के बाद अधीरा अपने कमरे में चली गई। मिष्टी, उर्मिला जी और आनंद जी के साथ नीचे चली गई। बाहर दिवाली के मौके पर कई लोगों ने स्टॉल लगाए थे। अधीरा बिस्तर पर लेटी, उसे तुरंत नींद आ गई। उधर अभिमन्यु भी उठ चुका था। घर खाली देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। जब वो अधीरा के कमरे के सामने से गुजरा तो देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांककर देखा, अधीरा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे देखकर उसके मन को एक अजीब सा सुकून मिला। कम से कम वो उसकी आंखों के सामने तो थी। लेकिन कब तक? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वो जाने ही वाला था कि तभी अधीरा का फोन बज उठा। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम पर उसकी नजर पड़ी और उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई। फोन नहीं उठाया गया तो तुरंत एक मैसेज आ गया। फोन लॉक था, लेकिन कुछ सोचकर जैसे ही उसने उंगली घुमाई, लॉक खुल गया। वो मन ही मन बुदबुदाया, आज के समय में इतना सिंपल लॉक, स्टूपिड गर्ल। मैसेज आदित्य का था, दिवाली विश। साथ ही कई वीडियोस भी थे जो शायद उसने कल ही भेजे थे, जिनमें वो वायरल वीडियो भी शामिल था। अभिमन्यु ने एक पल के लिए अधीरा को देखा, फिर चुपचाप फोन वहीं रखकर कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में आकर वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसे एक बार फिर अधीरा को खो देने का डर सताने लगा था। पहले अमित और अब कहीं आदित्य। उसने खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अधीरा को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता था। लंच के बाद अधीरा, मिष्टी और श्याम घर सजाने में लग गए। बीच बीच में उर्मिला जी भी उनका साथ देने लगी। जतिन के जाने के बाद पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी। अभिमन्यु लिविंग रूम में लैपटॉप लेकर बैठा था। वो काम कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार अधीरा पर ही जा रही थी। दोनों एक ही घर में थे, फिर भी उनके बीच बातचीत लगभग ना के बराबर थी। अधीरा ने पूरे घर को इतने खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया था कि घर कम मंदिर ज्यादा लग रहा था। लिविंग रूम में फूलों की सजावट, बालकनी में हल्का सा बदलाव और हर कमरे में दिवाली के हिसाब से डेकोरेशन, बस एक कमरा छोड़कर, अभिमन्यु का। आज तक शाम की भी हिम्मत नहीं हुई थी उसके कमरे के सामान को छूने की, लेकिन अधीरा, वो तो बस एक मौके की तलाश में थी, कब उसे मौका मिले और वो उसके कमरे में जा सके। वो जानती थी कि उसके दोस्तों की महफिल वहीं जमने वाली थी। आज तक कभी उसके कमरे में जाना नहीं हुआ था। अभिमन्यु की नजरें भले ही लैपटॉप पर टिकी थीं, लेकिन ध्यान पूरा का पूरा अधीरा पर ही था। अधीरा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी उसने शाम को हल्का सा इशारा किया। शाम मुस्कुराते हुए अभिमन्यु के पास आया। भैया, ब्लैक कॉफी? अभिमन्यु ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। अभी? शाम हल्के से मुस्कुराया। हाँ भैया, कब से काम कर रहे हैं आप, इसलिए सोचा कॉफी दे दूं। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। ठीक है, ले लाओ। उधर अधीरा मन ही मन सोच रही थी, जब तक चाय और कॉफी बनती है तब तक मैं उसका कमरा साफ करके निकल जाती हूँ। वहीं मिष्टी कुछ देर पहले आनंद जी के साथ बाजार गई थी और उर्मिला जी अभिमन्यु के पास ही बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। जैसे ही अधीरा उसके कमरे में दाखिल हुई, उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ठिठक गई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा था 10 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। उसने सबसे पहले बिखरे हुए कागज समेटे, उन्हें ठीक से रखकर ऊपर पेपर वेट रख दिया। धीरे धीरे कमरा सलीके में आने लगा। साइड टेबल पर अधीरा ने एक सुंदर सा पॉट रखा और उसमें ताजे फूल सजा दिए। फिर उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जिसमें लॉक नहीं लगा था। जैसे ही उसने खोला, अंदर कपड़े अजीब तरीके से भरे हुए थे। उसने साड़ी को हल्का सा कमर में खोसा और जल्दी जल्दी कपड़े तह करने लगी। तभी उसके हाथ में एक डायरी आ गई। ये क्या है? एक पल को उसके मन में ख्याल आया, खोलकर देखूं क्या? फिर तुरंत खुद को रोका, नहीं, ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। वो उसे वापस रखने ही वाली थी कि हड़बड़ी में डायरी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। उसे उठाने के लिए जैसे ही वो झुकी, उसकी नजर एक शब्द पर टिक गई, अधीरा। पता नहीं क्यों वो शब्द उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसके दिल ने कहा, देखो। दिमाग ने रोका, मत देखो। आखिर उसने डायरी उठा ही ली और उसी के साथ अभिमन्यु की जिंदगी के कुछ पन्ने भी उसके सामने खुलने लगे। नीचे कुछ तस्वीरें बिखरी हुई थीं। अधीरा ने जैसे ही उन्हें उठाया, उसका दिल एक पल के रिलेटेड थम गया। वो तस्वीर उसकी और अभिमन्यु की थी। वो खुद अभिमन्यु की बाहों में थी, बारिश में भीगते हुए, उस पल की तस्वीर। और वो फोटो किसी और ने नहीं, बल्कि रेहान ने खींची थी। उसे पहले से ही पता था कि अभिमन्यु अधीरा को बेहद पसंद करता है। उसी रात उसने जानबूझकर उसे अधीरा को घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जब उसने दोनों को बारिश में इस तरह भीगते देखा तो उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये सब याद आते ही अधीरा का सिर घूम गया। वो वहीं बैठ गई, दोनों हाथों से अपना सिर थामे।
उसके अंदर जैसे अतीत का तूफान उमड़ पड़ा था। अधीरा के सामने उसकी और अभिमन्यु की तस्वीरें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी वो उससे कब मिली थी। उसने दिमाग पर जोर दिया लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। तस्वीरों में जिस तरह वो उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी, उसे देख उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। तभी किसी की आहट सुनाई दी। वो घबराकर जल्दी से सारी तस्वीरें समेटकर बेड के नीचे छिपा दी ताकि मौका मिलते ही उन्हें फिर देख सके। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला। सामने अभिमन्यु खड़ा था। उसे देखते ही वो एक पल को सहम गई, लेकिन सफाई तो करनी ही थी। वैसे भी कमरे की हालत ऐसी थी कि अभी और समय लगना तय था। अभिमन्यु ने दरवाजा बंद करते हुए हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अधीरा ने उसकी तरफ देखे बिना कपड़े तह करते हुए जवाब दिया, देखकर भी पूछने का क्या मतलब? अभिमन्यु अब भी उसी अंदाज में बोला, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ करे। अधीरा ने एक नजर उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल सामने खड़ा था, सफेद टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में, और ऊपर से उसकी ठंडी निगाहें जो बस उसी पर टिकी थी। अधीरा ने नजरें हटाते हुए कहा, आपका कमरा थोड़ा मेसी था तो बस ठीक करने लगी। अचानक अभिमन्यु उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्यों कर रही हो? उसकी नजदीकी से अधीरा बेचैन हो उठी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। इस बार वो मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो पूरे घर का कर रही थी तो आपके कमरे का भी कर दिया? कुछ गलत किया क्या? उसकी मासूमियत भरे सवाल पर अभिमन्यु एक पल के लिए चुप रह गया। अधीरा फिर से अपने काम में लग गई। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से पलट कर देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था। वो हल्का सा घबरा गई। उसने कहा, आपको कुछ काम था? अभिमन्यु ने उलझते हुए कहा, नहीं मतलब हाँ। अधीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब? अभिमन्यु ने लंबी सांस लिया, फिर कहा, मुझे यहीं अपने कमरे में बैठकर काम करना है। असल में जब उसे अधीरा बाहर नहीं मिली तो वो झुंझलाकर अपने कमरे में चला आया था, लेकिन यहाँ आकर मन में अजीब सा सुकून उतर आया। वो उसके कमरे में थी और हक से उसके सामान को छू रही थी, जबकि आमतौर पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसके सामान को हाथ लगाने की। फिर भी उसने उसे रोका नहीं। अधीरा ने कहा, प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्दी ही सफाई कर लूंगी। अभिमन्यु ने भौहें उठाई, फिर बोला, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। अधीरा खुद को अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। फिर उसने खुद को समझाया, ऑफिस में भी तो वो उसके साथ काम करती है, फिर यहाँ क्या दिक्कत है? उसकी नजर दरवाजे पर गई जो बंद था। ये देखकर उसने आंखें मींच लीं और जाकर दरवाजा पूरा खोल दिया। अभिमन्यु ने उसकी इस हरकत पर हल्का सा सिर झटक दिया। वो समझ गया था उसे उर्मिला और आनंद का डर है, और वो गलत भी नहीं थी। घर में सब जानते थे कि अभिमन्यु उसे पसंद करता है। ऐसे में बंद दरवाजा किसी को भी गलत सोचने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन अभिमन्यु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अधीरा हाथों से सफाई कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उन तस्वीरों में उलझा हुआ था। आखिरकार उसने तय किया, अब उसे अपनी उलझन खत्म करनी ही होगी, और इसके लिए अभिमन्यु से सवाल पूछना जरूरी था। अधीरा ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए धीमे स्वर में कहा, आपसे कुछ पूछना था। अभिमन्यु ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर वापस अपनी नजरें लैपटॉप पर टिकाते हुए बोला, हाँ पूछो। अधीरा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? उसका सवाल सुनते ही अभिमन्यु हल्का सा चौंक गया। उसने एक पल के लिए उसका चेहरा ध्यान से देखा, मानो उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वहीं अधीरा खामोश खड़ी उसकी तरफ देखती हुई अपने सवाल का जवाब इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु का मन अचानक भारी हो गया। उसे उस रात की हर बात याद थी, लेकिन अधीरा को कुछ भी याद नहीं, और वो तो उन्हीं खूबसूरत लम्हों के सहारे पूरी जिंदगी जीने का सोच चुका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये कैसा सवाल है? अधीरा ने तुरंत नजरें चुरा ली। उसने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन सच ये था कि उन तस्वीरों ने उसके अंदर अजीब सी घबराहट भर दी थी। कुछ ही देर में उसने पूरा कमरा बिल्कुल साफ कर दिया। हर सामान अपनी जगह पर सजा हुआ था। अभिमन्यु अब भी अपने काम में व्यस्त था। मौका देखते ही अधीरा ने धीरे से नजरें बचाकर वे तस्वीरें उठाईं और अपनी साड़ी के आंचल में छुपा ली। फिर बिना समय गवाए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त अभिमन्यु का ध्यान अपने काम में था, लेकिन दरवाजे के बंद होने की आवाज से वो चौंक कर उधर देखने लगा। उसने धीमे से खुद से कहा, चली गई। कुछ देर तक उसने काम किया, फिर थक कर बिस्तर से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। उधर अधीरा अपने कमरे में पहुंचते ही उन तस्वीरों को अपने कबर्ड में बहुत संभाल कर छुपा दी। अभी उसके पास उन्हें ध्यान से देखने का वक्त नहीं था। डिनर की तैयारी जो करनी थी। कुछ ही देर बाद वो फिर से किचन में श्याम के साथ काम में लग गई। बीच बीच में उर्मिला जी भी आकर उनकी मदद कर देती थी। काम करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। लगातार खड़े रहने से अधीरा की कमर और पैरों में दर्द होने लगा था। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई। आज न जाने क्यों उसने उर्मिला जी की दी हुई वही सादी सी साड़ी पहन ली। उसे पता था कि आयशा का परिवार आने वाला है, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई असहज या असुरक्षित महसूस करे। साड़ी बेहद साधारण थी, लेकिन जब उसने पहनी तो वही सादी साड़ी भी उस पर बेहद खूबसूरत लगने लगी। ढीली सी चोटी, कानों में छोटे छोटे बुंदे, हाथों में 2 मोटे कंगन और होठों पर बस हल्का सा लिप बाम। आज उसने कोई मेकअप नहीं किया था। शायद उसने तय कर लिया था, अब उसे इसी पहचान के साथ आगे बढ़ना है। उधर मिष्टी अच्छे से तैयार होकर मंदिर में जोत जला रही थी। उर्मिला जी और आनंद जी भी तैयार हो चुके थे। राठौर परिवार की ये परंपरा थी कि इस मौके पर सब साथ में पूजा करते थे। आनंद जी ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और अभिमन्यु ऑफ वाइट कुर्ते पायजामे में था। इस वक्त बाप बेटे दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे।
उर्मिला जी हमेशा की तरह कांजीवरम सिल्क साड़ी में बेहद सुसज्जित लग रही थीं। जब उर्मिला जी की नजर अधीरा पर पड़ी तो वे एक पल को चौंक गईं। वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर भी कई भाव आकर गुजर गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सबने मिलकर पूजा की। उसके बाद अधीरा पूरे घर में दिए जलाने लगी। कुछ ही देर में अभिमन्यु भी उसके साथ आ गया। दोनों चुपचाप हर कोने में दीप जलाते रहे और देखते ही देखते पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। कुछ देर बाद आयशा का परिवार भी आ गया। अधीरा किचन में ही रही और शाम के हाथों सभी के लिए चाय नाश्ता भिजवाने लगी। वो सामने जाने से बचना चाहती थी। अभिमन्यु भी उन्हीं के साथ बैठा था, लेकिन अधीरा का वहां ना होना उसे अंदर ही अंदर खटक रहा था। तभी हिमांशी जी ने इधर उधर नजर घुमाते हुए पूछा, आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही? उर्मिला जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ वो किचन में होगी, अभी बुलवाती हूँ। उर्मिला जी के इशारे पर शाम ने अधीरा को बुलाया और कुछ ही देर में वो सबके सामने आ गई। उसने सबको नमस्ते किया और सामने पड़े एक सिंगल काउच पर बैठ गई। लेकिन आयशा के परिवार की नजरें बार बार उसी पर टिक जा रही थी। वजह उसका पहनावा था या उसकी सादगी, ये समझ पाना मुश्किल था, मगर उन निगाहों से अधीरा खुद को असहज महसूस करने लगी। आयशा ने माहौल सामान्य करने के लिए अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभी राज और रेहान अभी तक नहीं आए? अभिमन्यु ने घड़ी देखते हुए कहा, हाँ आते ही होंगे। आयशा बार बार कोशिश कर रही थी कि उसकी नजरें अधीरा से न टकराएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। अधीरा की सादगी, उसका हल्का रंग, सब कुछ उसके अंदर एक अजीब सी टीस जगा रहा था। उसे अपनी माँ याद आ गई। पापा के जाने के बाद उन्होंने भी रंगों से रिश्ता तोड़ लिया था। फिर ऋत्विक आया और उनकी जिंदगी में दोबारा रंग भर दिए। शायद सच ही है, कोई इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, वक्त के साथ सब बदलता रहता है। आयशा के दिल में आज भी जतिन था, लेकिन उसने उसे छोड़कर रति से शादी कर ली थी। वो दर्द अब भी कहीं बाकी था। रति से उसे जलन भी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक नरम सी आयशा भी थी जो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। फिर भी अपने ही अहंकार में उलझकर वो खुद ही दूसरों को चोट पहुंचा रही थी।